Now, yesterday we studied about the economic growth and economic development. Now, what is the difference between economic growth and development? Is that growth only sees the numbers, the value. अगर नंबर बढ़ते हैं, वैल्यू बढ़ता है तो उसे हम ग्रोथ कहते हैं। जैसे हमारा जीडीपी का वैल्यू बढ़ गया, ठीक है, हमारा प्रोडक्शन का वैल्यू बढ़ गया, तो उसे हम कहेंगे ग्रोथ। लेकिन डेवलपमेंट हम तब बोलते हैं जब ग्रोथ के साथ साथ, यानी नंबर बढ़ने के साथ साथ क्वालिटी भी चेंज हो। व्हेन देयर इज अ चेंज इन द क्वालिटी, कि ह्यूमन डेवलपमेंट हो, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े, हेल्थ फैसिलिटीज़ डेवलप हो, बेटर हो, एजुकेशन फैसिलिटीज़ बेटर हो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेटर हो, ठीक है। तो व्हेन द क्वालिटेटिव चेंज इज देयर, व्हेन देयर इज अ चेंज इन द क्वालिटी, not only quantity, then we call it development. Now we will see the development path of India in the last 75 years. आज़ादी के बाद भारत किस रास्ते पर आगे बढ़ा, कैसे यहाँ हमने डेवलपमेंट हुआ इकोनॉमी का, क्या पॉलिसी अपनाई गई, क्या प्रोग्राम्स अपनाए गए, थोड़ा उनके बारे में हम जानें। सो द टॉपिक इज डेवलपमेंटल पाथ बेस्ड ऑन जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट। यानी हमने डेवलपमेंट का वो रास्ता चुना जहाँ कि हमें जीडीपी पर भी अपना फोकस करना था और एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार भी बढ़ाना था। दोनों को देखना था, जीडीपी भी बढ़ाना था लेकिन हमें एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाना था, रोजगार भी देना था लोगों को। देखिए, इन द डेवलपमेंट पाथ ऑफ इंडिया it first undertook the policy of closed trade. देखिए, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं समझाऊंगा अच्छे से, आपको ध्यान से सुनिएगा। एक लाइन में इसने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि इन द डेवलपमेंट पाथ ऑफ इंडिया इट फर्स्ट अंडरटुक द पॉलिसी ऑफ क्लोज्ड ट्रेड। क्लोज्ड ट्रेड को अंडरलाइन करें। देखिए, क्लोज्ड ट्रेड का मतलब क्या होता है कि जहां हम अपने आप में ही ट्रेडिंग करते हैं, क्लोज्ड होता है यानी ओपन, बाहर वालों के लिए वो बंद होता है, बाहर वालों के लिए बंद होता है, या हमारा रास्ता बाहर वालों के लिए भी बंद होता है। क्लोज्ड है, न कोई अंदर से बाहर जा सकता है न बाहर से अंदर आ सकता है। जैसे रूम का दरवाजा बंद कर दिया तो कोई अंदर से बाहर नहीं जाएगा, ना कोई बाहर से अंदर आएगा। तो इसी तरह जब हम अपने इकोनॉमी या अपने देश को बंद कर देते हैं, यानी ना कोई बाहर से अंदर आ सके और ना कोई अंदर से बाहर जा सके, ऐसी इकोनॉमी को हम कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी जो है दो तरह के होते हैं, ये एक तरीका है बांटने का, पढ़ने का। तो ऐसी इकोनॉमी जो ओपन होते हैं, यानी जिसमें बाहर से लोग आ सकते हैं या अंदर से लोग बाहर जा सकते हैं, उसको हम कहते हैं ओपन इकोनॉमी। और दूसरा होता है क्लोज्ड इकोनॉमी, जिसमें न तो कोई बाहर से अंदर आ सकता है न अंदर से बाहर जा सकता है। यानी कि अंदर बाहर जाने का मतलब क्या है, ट्रेड करने के लिए, यानी न तो यहाँ से कोई बाहर कुछ भेज सकता है सामान, या बाहर काम करने जा सकता है, या बाहर बेच सकता है, नहीं बाहर से यहाँ कोई आ सकता है काम करने के लिए, या यहाँ कुछ बेचने या और कोई काम करने के लिए। दोनों पर रोक होती है। अब ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से जैसे गेट लग गया लोहे का, कोई आ ही जा सकता नहीं है, ऐसा नहीं है, इतना स्ट्रिक्ट सेंस में नहीं होता है कि बिल्कुल जैसे जेल की तरह बंद कर दिया, कोई आदमी देश से बाहर नहीं जाएगा और बाहर का अंदर नहीं, ऐसा नहीं होता है। इट इज इन जनरल टर्म्स, कि जनरली अंदर से बाहर जाने पर थोड़ा रोक होती है और बाहर से अंदर आने पर भी रोक होती है। देख समझ के ही किसी को जाने दिया जाता है या आने दिया जाता है।
उनसे आपको परमिशन लेना पड़ता है गवर्नमेंट से कि हाँ हम इस काम से बाहर जा रहे हैं, जाएं कि नहीं। अगर गवर्नमेंट कहेगा जाइए तब आप जा सकते हैं, अगर गवर्नमेंट कहेगा नहीं जाइए तो नहीं जा सकते। तो ऐसी इकोनॉमी जहाँ की बाहर के कोई अंदर यहाँ बिजनेस करने नहीं आ सके या यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सके, ऐसे को हम कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत से देश जो होते हैं when they became independent, जब वो आज़ाद हुए तो उन्होंने अपने इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी ही रखा। क्योंकि देखिए होता क्या है, बाहर से लोग डरते हैं, घबराते हैं, ठीक है, कि वो हमारे साथ क्या करेंगे। देखिए आपने मॉडर्न इंडिया पढ़ा है, आपने पढ़ा कि आदिवासी लोगों के साथ क्या हुआ। आदिवासी लोग अपने में ही घुल मिल के रहते थे, दे आर लाइक अ क्लोज्ड सोसाइटी। सोसाइटी भी क्लोज होता है, जैसे इकोनॉमी क्लोज्ड होता है वैसे सोसाइटी भी क्लोज्ड होता है। वो न तो बाहर के लोगों से घुलते मिलते हैं ज़्यादा, न बाहर वाले को अपने सोसाइटी में शामिल करते हैं, न अपने सोसाइटी वाले को बाहर जाने देते हैं। तो सोसाइटी भी होती है इस तरह की, वो ओपन और क्लोज्ड सोसाइटी भी होती है। जैसे ट्राइबल्स, आदिवासियों का जो समाज होता है जनरली क्लोज्ड सोसाइटी होता है, वो जल्दी किसी को अपने से बाहर यानी अपने से बाहर में शादी वादी नहीं करने देंगे या बाहर नहीं जाने देंगे, और उसी तरह बाहर वालों को अपने यहाँ, बाहर वालों को अपने में शादी नहीं करने देंगे या अपने में उनको रहने नहीं देंगे, जमीन नहीं लेने देंगे, इस तरह का। तो आदिवासियों का भी समाज जो है क्लोज्ड होता है। खैर, तो अभी तो हम बात कर रहे थे इकोनॉमी पर। तो सभी देश, क्योंकि देखिए आदिवासियों के साथ क्या हुआ था, मैंने हिस्ट्री में इसलिए आपको ले गया था कि हिस्ट्री में क्या हुआ था कि जब आदिवासियों के जगह पर बाहर के लोग घुसे, यानी ब्रिटिश गए और बाहर के हिंदू और दूसरे सब जो यहाँ के भी लोग थे वो गए, उन्होंने क्या किया, आदिवासियों के जीवन में बहुत ज़्यादा उथल पथल मचा दिया, डिस्टर्ब कर दिया, केओस कर दिया। और आदिवासियों को इतनी परेशानी हुई कि वो लोग विद्रोह करने पर मजबूर हो गए। और उन लोगों ने क्या किया, बाहर के लोगों को दीकू कहना शुरू किया, दीकू। और उन्होंने नारा दिया कि दीकू को बाहर निकालो, ठीक है, दीकू को मार के बाहर निकालो, जो बाहर के लोग हैं। क्यों? क्योंकि बाहर के लोगों ने उनका शोषण किया था, उनका फायदा, उनके सीधेपन का फायदा उठाया था, उनकी मतलब अनपढ़ थे उनका, वो तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, ज़्यादा जानते नहीं थे बाहर की चीज़ों के बारे में, तो उनका वो फायदा उठाते थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन करते थे। इसी तरह इकोनॉमी में होता है। जब हम एक, क्योंकि अनडेवलप्ड इकोनॉमी होता है, जब आज़ादी हुआ देशों का उसके बाद वो गरीब होते हैं, अनडेवलप्ड होते हैं, और ऐसे में हम बाहर के कंपनियों को इस सबको अलाउ कर देंगे तो वो हमारा शोषण करने लगते हैं, जैसा कि ब्रिटिश पहले कर रहे थे। ब्रिटिश को हमने क्यों आखिर बाहर निकाला? इसीलिए निकाला क्योंकि वो हमारा चूस रहे थे, सारी चीज़ें यहाँ से ले जा रहे थे, सारा माल यहाँ, कच्चा माल यहाँ से ले जा रहे थे, अपनी फैक्ट्री बना के हम ही को उल्टा बेच रहे थे। तो आपने पढ़ा है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन की कैसे पैसा यहाँ से, वो बड़े बहुत ज्यादा अमाउंट में पैसा यहाँ से निकाल के खजाना सब ले गए। तो इसी तरह इस अनुभव से डरे हुए जो है, जब भी कोई देश आज़ाद होता है, उस समय अनडेवलप्ड होता है, तो वो बाहर के लोगों को आने नहीं देना चाहता है, न चाहता है कि हमारे यहाँ के लोग बाहर जाए। तो वो क्लोज्ड इकोनॉमी की पॉलिसी अपनाता है कि भाई हम, जैसे क्या हुआ था, अंग्रेज जो है वो छोड़ के जा नहीं रहे थे, बार बार कहते थे क्या कि अरे तुम लोग कैसे शासन चला लोगे, तुम लोग को शासन चलाने का कोई अनुभव है, हम ही लोग हैं तब तो शासन तुम्हारा चल रहा है। तो नेताओं ने हमारे क्या कहा, गांधी जी और लोगों ने क्या कहा कि देखिए आप लोग चले जाइए हमें छोड़ के, हमें जैसे चलाना होगा अपना हम देश चला लें, लेकिन हम विदेशियों के हाथ अपना देश नहीं सौंप सकते, आप लोग यहाँ से कृपा कर चले जाइए, भारत छोड़ो, यानी अब छोड़ दो भारत, अब हम जैसे होगा वैसे चला लेंगे, लेकिन हमें छोड़ दीजिए। तो उन्होंने क्या किया, चलाओ भाई, बांट दिया, भारत पाकिस्तान का बंटवारा करा दिया कि चलाओ, बहुत शौक है चलाने का। खैर जो भी हुआ,
तो इसी तरह इकोनॉमी में भी हम डरते हैं कि बाहर के लोग आके हमारा वैसे ही, हमारे जो बिजनेसमैन हैं, जो हमारे लोग हैं, जो नहीं जानते हैं, जो अनपढ़ है, उनका फ़ायदा उठाएंगे, उनकी मजबूरी का फ़ायदा, उनका शोषण करेंगे। इसीलिए जो भी देश आज़ाद होता है और उस समय अनडेवलप्ड होता है तो वो एक क्लोज्ड इकोनॉमी का पॉलिसी अपनाता है, न किसी को बाहर से अंदर आने देता है, न अंदर से बाहर जाने देता है। चाइना तो बहुत साल, हमने तो मतलब बहुत दिन पहले ही अलाउ कर दिया। चाइना ने तो जो है बहुत बाद तक इधर जाके अलाउ किया 2000 के बाद। नहीं तो वो तो समझिए कि बिल्कुल लोहे के गेट जैसा बंद किए हुए था अपने इकोनॉमी। कोई नहीं, न जा सकता था, उस देश में भी जाना मुश्किल था, न कोई जा सकता था उस देश में, न उस देश से कोई बाहर आ सकता था। तो वहाँ की खबरें ही नहीं पता होती थी बाकी देश वालों को कि क्या चल रहा है चाइना। जो वहाँ की सरकार खाली लिख के देती है बाहर, वही हम लोग जानते थे। यही था रसिया, यही बहुत से देशों में था। तो उनका तो खैर अलग था, लेकिन हम लोग का भी क्या था कि हमने शुरू में क्लोज्ड इकोनॉमी का पॉलिसी फॉलो किया। क्यों? ताकि हमारा कोई फायदा नहीं उठाए और हम अपने हिसाब से अपना डेवलपमेंट कर सकें। ठीक है, देखिए इसको आगे समझेंगे कि कह रहे हैं इन द डेवलपमेंट पाथ ऑफ इंडिया इट फर्स्ट अंडरटुक द पॉलिसी ऑफ क्लोज्ड ट्रेड। यहाँ कह रहा है ट्रेड क्लोज्ड, यानी ट्रेड जो हो रहा था वो बाहर से हम नहीं कर रहे थे, ज्यादातर ट्रेड हमारा अपने आप में अंदर ही हो रहा था। ठीक है, न अंदर से बाहर कुछ ट्रेड हो रहा था, न बाहर से अंदर कुछ ट्रेड हो रहा था, बस अंदर ही अंदर ट्रेड हो रहा था, क्लोज्ड ट्रेड। देखिए अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक्सप्लेनेशन है। दिस वॉज टू गिव अ थ्रस्ट टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज and reduce dependence on foreign products and companies। ये किस लिए किया गया क्लोज्ड ट्रेड का पॉलिसी? दिस वाज टू गिव अ थ्रस्ट, मतलब एक धक्का देने के लिए, धक्का मतलब आगे बढ़ाने के लिए, टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, जो हमारे घरेलू इंडस्ट्रीज थे, उद्योग थे, धंधे यहाँ के थे, उनको हम बढ़ावा देना चाह रहे थे कि वो बढ़े। एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन प्रोडक्ट्स एंड कंपनी, और विदेशी चीज़ों पर, विदेशी कंपनियों पर हम डिपेंडेंट ना हो जाए। जैसा पहले एक समय, देखिए हम कैसे अंग्रेजों के शिकंजे में आ गए थे। एक समय देखिए अंग्रेजों के आने से पहले, या अंग्रेज जब आए थे शुरू में व्यापार करने, हमारे यहाँ के जो कारीगर थे, मजदूर थे, इतनी अच्छी चीज़ें बनाते थे, कपड़े के या और तरह के जो भी लकड़ी के तरह तरह के जो हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बनाने वाली चीज़ें होती हैं, वो उनकी दुनिया भर में डिमांड थी। और इसीलिए अंग्रेज यहाँ व्यापारी बन के आए थे, यहाँ से वो खरीद के जाते थे सस्ते दाम पे, वहाँ जो है बड़ी बड़ी कीमत पर बेचते थे। लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, अपने यहाँ मशीन लगा लिया, फैक्ट्री लगा लिया, और उसमें वो कच्चा माल हमसे सस्ता मिले जाके और तेजी से प्रोडक्शन करने लग गए, जिसको हमने कहा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और उस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण क्या हुआ, और उन्होंने हमारे यहाँ के क्या किया, कारीगर के चीज़ों को महंगा कर दिया। उनका मशीन में चीज़ सस्ता बनने लग गया तो हमारे कारीगर का सामान बिकता नहीं था, उनका बिकने लग गया। धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी चौपट हो गई और हम उनके प्रोडक्ट खरीदने के लिए डिपेंडेंट हो गए थे। तो अब वो हम ही से कच्चा माल लेते थे और हम ही को बना के सामान बेचते थे, और हम पूरी तरह उन पर डिपेंडेंट हो गए थे। हम विदेशी चीज़ों पर डिपेंडेंट हो गए थे। हमें हर किसी को विदेशी कपड़ा पहनना अच्छा लगता था, विदेशी चीज़ें, विदेशी खिलौने, हर चीज़ विदेश की, क्योंकि तो उसी को हम क्या हुआ, उनके गुलाम हो गए थे। हमें जो भी चीज़ चाहिए थी विदेशी, तो उसको कम करने के लिए कि हम विदेशी चीज़ों पर डिपेंड नहीं हो। देखिए याद करिए बहिष्कार आंदोलन जो चला था 1905 में, बॉयकॉट, जिसमें विदेशी चीज़ों को जलाया गया था, विदेशी कपड़ों, विदेशी जो भी चीज़ था उसको जलाया गया था, बॉयकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट। इंदिरा गांधी की एक बड़ी प्यारी गुड़िया थी जो जापान से लाए थे नेहरू जी, वो उनको जलानी पड़ी। जलाई उन्होंने, देखी कि भाई आंदोलन चल रहा है, सब जला रहे हैं, तो उन्होंने भी अपना
किसी तरह आग में फेंक दिया। बहुत प्यारा था उनको वो गुड़िया, और उनको लगा कि जैसे अपने किसी रिश्तेदार को जला रहे हैं जब उस आग में डाली। लेकिन बोली कि ठीक है, चूंकि देश का आंदोलन था तो मैंने अपनी बहुत ही प्रिय चीज़ को भी जलाया। और ऐसे इंदिरा गांधी ने, बहुत लोगों ने जिनको विदेशी चीज़ें बहुत प्रिय थी लेकिन उन्होंने जलाया। गांधी ने क्या कहा कि खादी पहनो, चरखा चलाओ अपने से, और अपने से अपना कपड़ा बुनो। अपनी इज्जत को ढकने के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट मत हो जाओ, तुम गुलाम हो जाओगे दूसरे के। कपड़े के लिए तुम जब डिपेंडेंट हो जाओगे विदेशी पर तो तुम उससे जो खरीदेगा, जो बेचेगा, तुम्हें खरीदना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने चरखे का कल्चर लाया कि चरखा चलाओ, खादी बुनो और अपना कपड़ा खुद पहनो, ताकि हम विदेशियों पर अपने कपड़े के लिए डिपेंडेंट नहीं हो जाए। आत्मनिर्भर बनो, क्योंकि ये विदेशियों को निकालना था तो उनकी इकोनॉमी, विदेशी आखिर यहाँ क्यों रुके हुए थे, अंग्रेज यहाँ क्यों टिके हुए थे, क्योंकि उन्हें यहाँ से बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा था। अगर वो फायदा उनका खत्म हो जाता तो उनके पास रुकने का यहाँ कोई कारण ही नहीं बचता। और यही करना चाह रहे थे गांधी आंदोलन, कि उनके रुकने का कोई कारण नहीं बचे। जो उनको फायदा हो रहा है वो फायदा बंद हो जाए। फायदा कैसे हो रहा था उनको, यहाँ से टैक्स वसूल के, यहाँ से अपना सामान बेच के। तो उन्होंने कहा कि विदेशियों का सामान यूज करना बंद कर दो, उनका सामान यहाँ बिकेगा नहीं तो वो आए रहेंगे यहाँ किस लिए। वो थोड़े यहाँ हमारा देश चलाने के लिए आए हैं, वो तो यहाँ से पैसा जितना चूस सकते हैं चूसने आए हैं। हम टैक्स नहीं देंगे, हम उनके कपड़े नहीं खरीदेंगे, तो फिर वो यहाँ रहेंगे किस लिए। और इसी चीज़ को उन्होंने एक के बाद एक आंदोलन में लागू किया कि पहले तो मना किया टैक्स नहीं देंगे, फिर उन्होंने धीरे धीरे विदेशी चीज़ों का धीरे धीरे ख़त्म किया, चरखा का कल्चर डाला पूरे देश में कि सब लोग अपना खादी पहन के खुद बुनो और खुद पहनो, कोई विदेशी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करो। धीरे धीरे अंग्रेज़ों को इतना घाटा होने लग गया कि उन्होंने देखा कि अब यहाँ हम बेकार रह रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ रहने में घाटा ज़्यादा है, इतने दूर आके हम रह रहे हैं और यहाँ से कुछ कमाई हो ही नहीं रही। इस वजह से धीरे धीरे, और फिर लड़ाई शुरू हो गई, वर्ल्ड वॉर, तो उनकी और कमर टूट गई, वो जाने के लिए मजबूर हो गए। तो जो यहाँ देखिए, अभी भी मोदी पर ये बात कई बार कही, देखिए हिस्ट्री जो है ना बार बार आता है। आज भी मोदी पर कई बार ये बात उठ जाता है कि बहुत ज़्यादा विदेशी कंपनियों को बुला रहे हैं, फिर से वही अंग्रेज़ों वाली हालत ना हो जाए, फिर से हम विदेशियों के कब्जे में ना आ जाए। क्योंकि होता है, अभी आप नहीं जानते हैं इकोनॉमिक्स, लेकिन ऐसा होता है कि जब बहुत ज़्यादा ब्रिटिश कंपनियां, देखिए जैसे अमेरिका क्या है, अमेरिका की सरकार, मैंने आपको बताया कि वहाँ की कंपनियों की गुलाम है। जो वहाँ की कंपनी कहेगी, जिसको चाहेगी उसको राष्ट्रपति बना दे, और जो जिसको उसको जो कहेगी वही करेगा वो। क्योंकि वहाँ की सरकार कैसे चलती है, सब प्राइवेट कंपनी के पैसे से चलती है। वो पैसा देते हैं तो ये चुनाव लड़ते हैं। तो जिसको वो चाहेंगे, डोनाल्ड ट्रंप कौन है, वहाँ का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। डोनाल्ड ट्रंप कोई पॉलिटिशियन थोड़े है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है वहाँ का। सबसे बड़े बिजनेसमैन में अमेरिका का है डोनाल्ड ट्रंप, इसलिए चुनाव लड़ रहा है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं लोग। कल गोली चलवा लिया, आपने चलवाया है कि क्या किया है। तो कहने का मतलब है कि जो है, हमें विदेशियों पर से अपना डिपेंडेंस को खत्म करना था, हमें इंडिपेंडेंट होना था, सेल्फ डिपेंडेंट होना था, कि अपने आप पर डिपेंडेंट हो। तो यही हाल होता है इकोनॉमी में। अगर जिस समय हम अनडेवलप्ड होते हैं, उस समय अगर हम क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं रखेंगे तो लोग क्या है, विदेशी चीज़ों को लेने पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, और हमारे यहाँ की जो कंपनियां हैं वो खड़ी नहीं हो पाएंगी, डेवलप नहीं हो पाएंगी। अगर विदेशी चीज़ बिकता रहेगा तो यहाँ की कंपनी का सब चीज़ बिकेगा नहीं, तो उसको खड़ा होने का मौका कहाँ से मिलेगा। तो ताकि यहाँ की कंपनियां खड़ी हो सके, यहाँ की कंपनी डेवलप हो सके, यहाँ की फैक्ट्रीज डेवलप हो सके, इसके लिए उस समय क्लोज्ड इकोनॉमी का पॉलिसी अपनाया था। और आज मोदी ने क्या किया है उसके लिए, मेक इन इंडिया। आज इसीलिए क्या कि भाई आप बेच रहे हैं तो बेचिए, लेकिन आपको उसका कुछ चीज़ इंडिया में बनाना पड़ेगा। हमें इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है।
आप बाहर से ला के खाली यहाँ बेचते रहिएगा तो हमारा इसमें डेवलपमेंट क्या हो? तो बाहर से ला के खाली, भले विदेशी कंपनी है, बाहर से ला के यहाँ नहीं बेचना है, यहीं बनाइए, या बाहर से कुछ लाइए कुछ यहाँ बनाइए। तो उस समय भी क्लोज्ड इकोनॉमी, देखिए इसीलिए क्या किया था, दिस वाज टू गिव अ थ्रस्ट टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन प्रोडक्ट्स एंड कंपनीज। तो ताकि विदेशी चीज़ों और विदेशी कंपनियों पर हमारा ज़्यादा डिपेंडेंसी न हो, इसके लिए क्लोज्ड ट्रेड का पॉलिसी अपनाया गया था। ट्रेड एंड इंटरेक्शन विथ आउटसाइड वर्ल्ड रिमेन्ड लिमिटेड। देखिए एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा है कि ट्रेड एंड इंटरेक्शन विथ द आउटसाइड वर्ल्ड रिमेन्ड लिमिटेड। बहुत लिमिटेड ट्रेड था बाहर के देशों से, या बहुत लिमिटेड इंटरेक्शन था। देखिए आज मोदी लगता है कि खाली विदेश घूमता रहता है, समझिएगा हर चीज में बहुत आपको डीप समझाता हूं। मोदी आज देखिए खाली लगता है मोदी और उसके मंत्री विदेश घूमते रहते हैं, मोदी के सचिव ये सब जो है विदेश सचिव लगता है कि सालों भर या राष्ट्रपति को विदेश घुमाता रहता है। इतना क्या इंदिरा गांधी, नेहरू और शास्त्री घूमते थे? नहीं घूमते थे। देखिए कई देश में, अभी ऑस्ट्रिया गए थे मोदी, जहां इससे पहले इंदिरा गांधी गई थी, इंदिरा गांधी के बाद वो जा रहे थे, शायद 40 साल बाद गई। तो गलती से वहां बोल गया ऑस्ट्रेलिया, जब भाषण देना शुरू किए कि ऑस्ट्रेलिया, तो सब लोग वोट किया, कमेंट किया, कह रहे ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया है। तब बोले हाँ हाँ ऑस्ट्रिया मेरा, ये बहुत दिन बाद आया हूं। तो क्यों नहीं जाते थे पहले? क्योंकि पहले हमें इतना ज्यादा, हम विदेशों से लेना देना नहीं रखते थे, इसलिए नहीं जाते थे। हमारा क्लोज ट्रेड था, अपने देश का ही व्यापार था, अपने देश में ही था, तो यहीं रहते थे प्रधानमंत्री। आज हम चाह रहे हैं हर देश से जुड़ना, तो देखिए मोदी घूमता रहता है सब जगह। ये अपने नहीं जाएगा तो राष्ट्रपति को भेजेगा, और राष्ट्रपति भी बिजी है तो उपराष्ट्रपति को भेजेगा, विदेश मंत्री को भेजेगा, ठीक है। तो क्योंकि उस समय जो हमारा दूसरे बाहर की दुनिया, यानी भारत के बाहर या हमारे आसपास के देशों से बाहर से हमारा व्यापार भी बहुत कम था और इंटरेक्शन भी बहुत कम था, क्योंकि हमारा सारा फोकस अपने देश पर था, अपने इकोनॉमी पर था, अपनी कंपनियों पर था। दिस आउटलुक कंटिन्यूड टिल 1991। आउटलुक का मतलब होता है सोच, सोच। तो ये जो सोच चली सरकार की, ये जो तरीका चला सरकार का, कब तक चला? 1991 तक चला। आपने पढ़ा है कि 91 तक जो है उसको हम कहते थे लाइसेंस राज। हर चीज के लिए आपको लाइसेंस, और विदेश से तो यहाँ कोई आ नहीं सकता था जल्दी, या यहाँ से जल्दी जा नहीं सकता था, सरकार से पूछना पड़ता था, बहुत परमिशन लेना पड़ता था। तो 91 तक हमने लगभग क्लोज्ड ट्रेड का पॉलिसी अपनाया। When India finally decided to open its borders to free trade and liberalized its economy by allowing foreign companies to enter the Indian economy, तो 1991 तक ये क्लोज्ड इकोनॉमी का नीति चला, जिसके बाद की देश ने तय किया कि अब हमें यहाँ अपना बॉर्डर को खोल देना है और विदेशी कंपनियों, विदेशी व्यापार को आने देना है, ठीक है, तभी हमारा डेवलपमेंट होगा। हम विदेशियों से अब इतने साल अलग रह लिए, और देखिए ऐसा नहीं था कि पूरी तरह अलग ही था, ऐसा नहीं था, मतलब जितना जरूरत होती थी सरकार उतना करती थी, लेकिन ये हर किसी के लिए इतना फ्री नहीं था कि आप आराम से चले जा रहे हैं, आराम से बाहर काम करने जा रहे हैं, या बाहर के लोग यहाँ काम, इतना फ्री नहीं था। आते जाते थे लोग बहुत, उसमें जो जरूरी होता था जाते थे या आते थे सरकार से परमिशन ले। आज क्या हो गया, आज कोई किसी से पूछना नहीं, आप जाइए, वीजा आपको मिल गया है, जाइए टिकट कटाइए, जिस देश में जाना है वहां जाइए, काम कीजिए जो करना है। पहले ऐसा नहीं था, आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता था, और गवर्नमेंट अलाउ करती थी, और गवर्नमेंट भी सबको नहीं अलाउ करती थी।
देखती थी किसको भेजा जाए नहीं भेजा जाए। तो ये पॉलिसी चली 1991 तक। उसके बाद आपने पढ़ा कि लिबरलाइजेशन हुआ, यानी रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स, ये हुआ लिबरलाइजेशन। उसके साथ साथ हुआ प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट कंपनीज को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया गया, हर जगह छूट दिया गया काम करने का, जिसके कारण हुआ ग्लोबलाइजेशन, यानी पूरी दुनिया से हमारा जुड़ाव हो गया। तो इस तरह का हमारा डेवलपमेंट पाथ चला, यानी आज़ादी के समय जब हम आज़ाद हुए थे तब उस समय हम क्लोज्ड इकोनॉमी का, क्लोज्ड ट्रेड का पॉलिसी लेके चले थे 1991 तक। 91 के बाद हमने यहाँ अपने यहाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया, जिसके तहत LPG इंट्रोड्यूस किया गया देश में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और उसके बाद हमने अपने देश में फ्री ट्रेड और फ्री इकोनॉमी को बढ़ावा दिया, प्रमोट किया। अब देखिए, ये तो हो गया मोटे तौर पे, अब डिटेल में देखें। देखिए, a thrust was given to employment generation under the 5-year plans। देखिए, अब मैंने आपको बताया, थोड़ा यहाँ नहीं है, मैं आपको बैकग्राउंड दे दूं कि नेहरू जो थे वो जिस समय यहाँ नेशनल मूवमेंट चल रहा था, संघर्ष चल रहा था आज़ादी के लिए, उसी समय से वो सोशलिज्म, समाजवाद से प्रभावित थे, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र से प्रभावित थे। वो चाहते थे और साथ ही साथ वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहते थे। तो वो रशिया के जो मॉडल था, रशिया में जो जिस तरह का चल रहा था सरकार और वहाँ का इकोनॉमी, उससे बहुत प्रभावित थे। तो वो उसी तरह का डेवलपमेंट चाहते थे कि इंडिया में भी हो, क्योंकि भाई रशिया उस समय की सबसे पावरफुल कंट्रीज में, उस समय 2 ही पावरफुल देश थे, रशिया और अमेरिका। तो रशिया अपने आप में वो भी एक वर्ल्ड का लीडर था और USA भी था। तो रशिया से हम काफ़ी प्रभावित थे और उन्होंने रशिया में जो सोशलिज्म, समाजवाद और उसकी नीतियाँ उस तरह की थी, उसके बहुत ये लोग सब पसंद करते थे। यानी नेहरू से पहले भगत सिंह, नेहरू से पहले क्या मतलब, उसी समय भगत सिंह और ये सब, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, आज ये सुभाष चंद्र बोस हो गए, ठीक है। बाद में सोशलिस्ट में आए हैं ये आपके हमारे यहाँ के जो है, क्या नाम है, बिहार के कौन थे, अरे बिहार से कौन नेता थे, नाम देखिए मुंह से निकल गए, जयप्रकाश नारायण। हाँ, जयप्रकाश नारायण, ये सब जो है, लोहिया वगैरह जो हो गए, राम मनोहर लोहिया, तो सब समाजवादी विचारधारा से ये थे। तो इन्होंने अपने जो नेहरू ने अपने विचार जो है वो आज़ादी से पहले ही कई रिपोर्टों में डाले थे, जिसका सुभाष भी, ठीक है, काफ़ी समर्थन करते थे, ये लोग थे दोनों। तो इन्होंने अपनी कुछ रिपोर्ट भी बनाई थी, दिया था कि कैसे हम आगे चल के देश का आर्थिक विकास करना चाहते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इन्होंने पॉलिसीज़ वगैरह भी कुछ कुछ दिए थे कि आज़ाद भारत में हम ऐसा करना चाहेंगे। तो अपने उन्हीं लक्ष्यों को रखते हुए इन्होंने और रशिया का मॉडल यहाँ अडॉप्ट किया था। रशिया में जिस तरह से इकोनॉमी का चल रहा था सिस्टम, वैसे ही यहाँ इन्होंने आज़ादी के बाद लागू किया। तो रशिया में उस समय क्या था कि देखिए, रशिया में जो था वो सोशलिज्म था, समाजवाद था। मैंने बताया है आपको, सोशलिज्म जहाँ होता है उसका मतलब वहाँ जो है सारा जो रिसोर्सेज, सारा जो संपत्ति वो पूरे देश का होता है और इसलिए सरकार का होता है। वहाँ लोगों का कोई अपना संपत्ति नहीं होता है समाजवाद में, वहाँ सभी लोग बराबर होते हैं। समाजवाद में सब बराबर होते हैं, कोई न छोटा न बड़ा, न ऊंचा न नीचा, और न किसी का कोई प्रॉपर्टी होता है। वहाँ सारा प्रॉपर्टी क्या होता है कि वो सबका है और इसलिए पूरे देश का है, वो सरकार का है, और सभी लोग सरकार के लिए काम करते हैं और सरकार ही सबकी जिम्मेदारी, सबका देखभाल करता है, ठीक है।
तो सोशलिज्म वगैरह तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है पहले। तो वहाँ क्या है कि गवर्नमेंट ही इकोनॉमी का डेवलपमेंट करता था, उसके लिए वो वहाँ 5 ईयर प्लान्स बनाते थे, 5 साल के लिए एक डेवलपमेंट का प्लान बनाती थी सरकार और उसको वो लागू करती थी, उसी हिसाब से इकोनॉमी उनका डेवलप होती थी। तो इस तरह का वहाँ सिस्टम चल रहा था रशिया में, जो कि नेहरू जी को बहुत पसंद था और उसी मॉडल पर हमारे यहाँ भी जो है डेवलपमेंट किया गया। तो उसके लिए 1950 में 1950 में जो है सबसे पहले एक प्लानिंग कमीशन बनाया गया था, जो कि इकोनॉमी का प्लानिंग करेगा, उसका देखरेख करेगा। जैसे रशिया में एक बॉडी होता था प्लानिंग के लिए, वैसे उसी बिल्कुल रशिया का मॉडल यहाँ कॉपी किया गया। जैसे जैसे रशिया में होता था, तो रशिया में जैसे एक बॉडी था, जो ऑर्गेनाइजेशन था वहाँ का प्लानिंग डेवलपमेंट के लिए, वैसे यहाँ बनाया गया प्लानिंग कमीशन। और प्लानिंग कमीशन को जिम्मेदारी दी गई कि आप 5-5 साल के प्लान बनाएंगे कि कैसे हमें अपने इकोनॉमी को डेवलप करना है, क्या करना है, उसके लिए सारा डिटेल प्लान बनाएंगे और उसको फिर लागू किया जाएगा। तो जब सरकार उस प्लान को पास कर देती थी तो वो प्लान फिर लागू किया जाता था। तो ये सिस्टम 5, इसको कहते थे 5 ईयर प्लान। 5 साल के लिए एक प्लान बन जाता था कि अगले 5 साल में हमें ये करना है, और फिर जो जो उसमें टारगेट रखे जाते थे उनको पूरा करने की कोशिश की जाती थी। इस तरह से सिस्टम चला 5 ईयर प्लान का। तो 5 ईयर प्लान क्या होते हैं समझ गए। प्लानिंग कमीशन जो था वो 5 ईयर प्लान वही इम्प्लीमेंट करता था, बनाता था। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि ए थ्रस्ट वाज गिवन टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अंडर द 5 ईयर प्लान। यानी जो 5 ईयर प्लान्स बने, पहला 5 ईयर प्लान लगभग 52 से चालू हुआ था और अभी लास्ट 5 ईयर प्लान 2012 से चला, 12 तो 12 से 17 तक था। तो यहाँ तक चला, इतने 5 ईयर प्लान, 12 टोटल 5 ईयर प्लान यहाँ चले। तो इनमें जो है ज़्यादा फोकस किया गया, अ थ्रस्ट वॉज गिवन टू एम्प्लॉयमेंट, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले, इकोनॉमी हमारी ऐसे चले, ऐसे डेवलप हो कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले। तो यही कहा जा रहा है कि अ थ्रस्ट वॉज गिवन टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन under the 5 year plans. This was to make up for a rising population and lacking jobs, to absorb the increased workforce size. तो ये इसलिए किया गया, रोजगार पर इसलिए ज़्यादा फोकस किया गया क्योंकि हमारी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी और उसको काम करने के लिए इतना नौकरी रोजगार नहीं मिल रहा था। तो इसीलिए सरकार ने कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया जाए, ताकि जो हमारी काम करने वाली जनसंख्या बढ़ रही है उसको काम में लगा दिया जाए। रूरल डेवलपमेंट वाज आल्सो गिवन इम्पोर्टेंस इन इंडिया फॉर द इम्प्रूवमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट, इट वाज द इंडियन लैंडस्केप। क्योंकि भारत जो है गांव में, कहा जाता है कि भारत गांव में बसता है। पहले ये कहा जाता था कि भारत गांवों में बसता है। भारत में 6.5 लाख गांव करीब थे। तो ज़्यादातर लोग रूरल एरियाज में रहते थे उस समय, जिस समय आज़ादी की बात हम कर रहे हैं तब की बात है। ज़्यादातर लोग क्या है, रूरल एरियाज में रहते थे। शहरों में बहुत कम लोग, थोड़े लोग रहते थे। तो उनको जो है रूरल डेवलपमेंट हो, गांव का विकास हो सके, इस पर जो है, क्योंकि गांव ही ज़्यादा थे, हमारे देश के ज़्यादातर लोग गांव में ही रहते थे, तो गांव के विकास, रूरल डेवलपमेंट को भी काफ़ी फोकस दिया गया ये 5 ईयर प्लान। तो पहला फोकस दिया गया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को, दूसरा पॉइंट था फोकस का रूरल डेवलपमेंट, गांवों का विकास। पॉवर्टी एलिविएशन came as a corollary of rural development and a part of the development path of India. पॉवर्टी एलिविएशन यानी गरीबी कम करना, गरीबी दूर करना। तो जब हम यहाँ कहा जा रहा है कि पॉवर्टी एलिविएशन
केम एज अ कोरोलरी ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यानी कि भाई अगर गांव का विकास करना था तो गांव में क्या होता है, गरीबी होती है। गांव और शहर में क्या फर्क होता है, शहर डेवलप्ड होता है, शहर में लोगों के पास बड़े काम होते हैं, अच्छे काम, ज़्यादा पैसे वाले काम होते हैं। गांव में जो है लोग गरीब होते हैं, उनके पास साधारण छोटे मोटे काम होते हैं जिसमें ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है, ज़्यादा रोजगार नहीं होता है गांव में, शहर में रोजगार ज़्यादा मिलता है। तो यही कहा जा रहा है कि चूंकि गांव का हमें डेवलपमेंट करना था तो उसके अपने आप ही उसके चलते गरीबी दूर करने की योजनाएं लाई गई ताकि लोगों की गरीबी दूर हो सके। कोरोलरी वही होता है कि जो किसी चीज के कारण पैदा हो। चूंकि हमें रूरल डेवलपमेंट करना था तो उसका एक अपने आप पैदा हो गया कि भाई गरीबी दूर करना है, क्योंकि डेवलपमेंट होगा कैसे, तो ऐसी चीज को कोरोलरी कहते हैं, जो किसी दूसरी चीज के कारण अपने आप वो पैदा हो जाए या हो जाए, उस चीज को कोरोलरी कहते हैं। जो किसी दूसरी चीज के कारण हो जाए, के कारण हो जाएगा। तो यही कहा जा रहा है कि पॉवर्टी एलिविएशन केम एज अ कोरोलरी ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड ए पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट पाथ ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ ये हमारे विकास के रास्ते का एक हिस्सा बन गया कि जितने साल हमारा चला तो हमने फोकस किया गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, आज भी हम गरीबी हटाओ पर ध्यान देते हैं क्योंकि ये हमारे विकास का हिस्सा बन गया गरीबी हटाना। तो पॉवर्टी एलिविएशन भी एक फोकस था हमारे 5 ईयर प्लान का। ये फोकस दिया जा रहा है कि क्या क्या फोकस था 5 ईयर प्लान का। सबसे पहले था एम्प्लॉयमेंट, पहले तो भाई रोजगार देना था, किसी के पास काम ही नहीं था, तो जब काम नहीं होता तो कमाता कैसे आदमी, तो सबसे पहले तो था कि रोजगार दीजिए। उसके बाद क्या था कि गांव का विकास हो, रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट के बाद आया, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट करना था तो रूरल डेवलपमेंट कैसे होता, जब गरीबी दूर होती, पॉवर्टी एलिविएशन। इंडिया इनहेरिटेड अ पॉवर्टी स्ट्रिकन इकोनॉमी from the British rule, which had destroyed its resource base completely. अब ये गरीबी दूर करने की बात क्यों आ गई थी, क्योंकि इंडिया जो आज़ाद हुआ था एक बहुत ही गरीब देश के रूप में आज़ाद हुआ था, क्योंकि इसका जितना भी धन संपदा था, रिसोर्सेज था, वो सब ब्रिटिश हम यहाँ से चूस के लेके चले गए थे। सारा यहाँ से वेल्थ, सारा यहाँ से रिसोर्सेज निकाल के लेके चले गए थे, जिसको कि कहा दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन जैसे नाले में पानी बहता है, वैसे नाले में पैसा यहाँ से बहा इंग्लैंड की तरफ। तो इतना ज़्यादा यहाँ से रिसोर्सेज ले गए कि हम जब आज़ाद हुए तो हमारे पास कुछ नहीं था, न पैसा था न रिसोर्स था। ऐसी हालत में हमको छोड़ के गए अंग्रेज। तो नेचुरल है कि लोग बहुत गरीब थे और अपनी लड़ने में उनसे पढ़ाई लिखाई भी छोड़ चुके थे, तो हमें गरीबी दूर करना था और इलिटरेसी को दूर करना था। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। द पब्लिक सेक्टर was given significant importance। पब्लिक सेक्टर यानी इकोनॉमी का, हम देखिए इकोनॉमी में कहते हैं, इकोनॉमी को हम लोग जनरली 3 सेक्टर में बांटते हैं कामकाज के हिसाब से। एक होता है कहते हैं पब्लिक सेक्टर, यानी वो काम जिनमें सिर्फ सरकारी कंपनियां या सरकार ही काम करती है, वहाँ प्राइवेट को अलाउड नहीं होता है। तो उन कामों को उस पार्ट को, इकोनॉमी को हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर, यानी पूरी तरह से वहाँ गवर्नमेंट का रोल है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर, जहाँ की पूरी तरह से सब प्राइवेट वाले काम करते हैं, वहाँ गवर्नमेंट नहीं जाती है, वहाँ दखल नहीं देती, उसको कहते हैं प्राइवेट सेक्टर, जिसमें जितनी भी कंपनियां हैं वो सब काम करती हैं। और तीसरा होता है, उसको हम कहते हैं मिक्स्ड सेक्टर, यानी कि जिसमें कुछ सरकारी भी काम करते हैं, कुछ प्राइवेट भी करते हैं।
तो जनरली हम लोग अलग अलग बांटते हैं, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मतलब हुआ गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर का मतलब हुआ प्राइवेट। तो कहा जा रहा है कि द पब्लिक सेक्टर वाज गिवन सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस, यानी कि जो गवर्नमेंट का सेक्टर था, पब्लिक सेक्टर था, उसको काफी महत्व दिया गया, उसको डेवलप किया गया। प्राइवेट कंपनीज, अब देखिए पब्लिक सेक्टर को फोकस किया गया, इसीलिए सरकारी नौकरी का तभी से इतना वैल्यू होता है, क्योंकि जो लोग सरकारी नौकरी में होते थे उनको बहुत अच्छा सैलरी, बहुत अच्छा रिस्पेक्ट मिलता था समाज में। तो इसीलिए जो सरकारी नौकरी का जो चलन चला रहा है वो इसीलिए चला रहा है क्योंकि पब्लिक सेक्टर को फोकस किया गया है। आप अमेरिका जाइए, कोई गवर्नमेंट में वहाँ नौकरी नहीं करना चाहता, वहाँ गवर्नमेंट में काम करने वाले लोग को बेकार समझा जाता है कि अरे लोग सब ये है। वहाँ कोई आदमी गवर्नमेंट जॉब नहीं खोजता। इंडिया में क्या है, सब गवर्नमेंट जॉब खोजने के लिए परेशान है, दिया लेके ढूंढते रहेंगे गवर्नमेंट जॉब। और जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज है वहाँ कोई करना नहीं चाहता है गवर्नमेंट जॉब, कहता है गवर्नमेंट की आओ, उनको मिलता नहीं है कोई काम करने वाला, तो वो भी वो प्राइवेट से रख लेते हैं, प्राइवेट से करवाते हैं कि लो भाई तुम ही करो, हमको आदमी नहीं मिल रहा है, कोई तैयारी नहीं काम करने की। तो यहाँ जो है गवर्नमेंट जॉब पर इसीलिए ज़्यादा फोकस होता है क्योंकि पब्लिक सेक्टर को यहाँ बहुत बढ़ावा दिया गया। गवर्नमेंट जॉब में काफ़ी सैलरी, देखिए आज टीचर भी है पब्लिक प्राइवेट में और सरकारी, देखिए सरकारी को सैलरी कितना अच्छा है। अब प्राइवेट वाला चिढ़ते रहता है गवर्नमेंट वाले से कि देखिए उनको कितना सैलरी मिलता है, मेहनत तो हम ज़्यादा करते हैं, सैलरी और सब फैसिलिटी उनको ज़्यादा मिलता है। तो पब्लिक सेक्टर वाज गिवन सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस, पब्लिक सेक्टर को बड़ा महत्व दिया गया गवर्नमेंट से। प्राइवेट कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज वर सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स। जो प्राइवेट कंपनीज थे उनको जो है बहुत ज़्यादा उन पर कंट्रोल होता था सरकार का, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, बहुत टाइट कंट्रोल होता था, एंड स्टैंडर्ड्स, और उनको जो है बहुत ही हाई स्टैंडर्ड फॉलो करना रहता था काम काज। It was believed that the government was the sole protector of the people and would work towards social welfare. तो ये माना जाता था कि सरकार ही है जो लोगों की रक्षक है, एकमात्र सरकार है जो लोगों की रक्षक है, लोगों का भला सोचने वाली है, बाकी सब उसके भक्षक हैं। प्राइवेट वाले उसके भक्षक हैं, उसका शोषण कर लेंगे, उससे एक्सप्लॉयटेशन कर लेंगे। तो सरकार उससे बचाती है लोगों को प्राइवेट कंपनियों के एक्सप्लॉयटेशन से। देखिए फिल्मों में भी यही दिखाते थे, जितनी पुरानी फिल्में उठा लीजिए, देखिए मालिक होगा, मिल मालिक, कंपनी फैक्ट्री मालिक होगा, उसको दिखाएगा कितना बदमाश है, मजदूरों का खाली शोषण कर रहा है। और कोई अफसर होगा, हीरो होगा, वो देखिए उनके खिलाफ जो है इनका इससे लड़ाई करेगा। इसी पर फिल्में चलती थी। तो ये उस समय ऐसा माना जाता था कि जो कंपनियां हैं, प्राइवेट हैं, बिजनेस हैं, ये सब लोगों का शोषण करना चाहते हैं या करेंगे, और इनसे बचाने वाला एकमात्र सरकार ही है। और सरकार एंड वुड वर्क टुवर्ड्स सोशल वेलफेयर, और सरकार क्या करेगी, सरकार काम करेगी ताकि समाज का भला हो सके। इंडिया हैज सस्टेन्ड रैपिड ग्रोथ ऑफ जीडीपी for most of the last 2 decades, leading to rising per capita incomes and a reduction in absolute poverty. अब कहा जा रहा है कि पिछले 2 दशकों में, यानी ये बात कही जा रही है, अभी भी चल रहा है, लेकिन ये चल रहा है मतलब 1991 के बाद से बात हो रही है कि 2 दशक में इंडिया ने काफ़ी तेज गति से काम किया है, जिससे कि हमारा डेवलपमेंट हुआ है, रैपिड ग्रोथ हुआ है, जीडीपी बढ़ा बहुत तेजी से, और उसके कारण हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ा है, लोगों की आमदनी जो है बढ़ी है, एंड अ रिडक्शन इन एब्सोल्यूट पॉवर्टी, और जो गरीबी होती है उसमें कमी आई है, गरीबी में काफ़ी कमी आई है।
per capita incomes have doubled in 12 years. पिछले 12 सालों में पर कैपिटा इनकम जो है हमारा वो डबल हो गया है, दुगना हो गया है। इन पर कैपिटा इनकम प्लेसिंग इंडिया कम्स जस्ट इनसाइड द मिडिल इनकम कंट्री कैटेगरी। तो अगर हम पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखें तो इंडिया जो है मिडिल इनकम कंट्री में आता है। आपने पढ़ा था, एक तो हो गया लो इनकम कंट्री, एक मिडिल इनकम, एक हाई इनकम। तो हाई इनकम तो है नहीं और लो से भी हम ऊपर बढ़ चुके हैं, अब हम मिडिल इनकम कंट्री में आते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इज 65 ईयर्स, यानी जिस समय बच्चा जन्म लेता है उस समय उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा हिंदी में कहते हैं, यानी कि कितने साल उसके जीने की उम्मीद है, तो वो एवरेज जो है 65 साल है। यानी कि आज उस समय जब बच्चा पैदा होता है तो माना जाता है कि ये 65 साल तक जिएगा नॉर्मली, यानी आदमी की लाइफ जो है वो 65 साल हो गई। एंड 44% ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 आर मालनरिश्ड, और जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें से लगभग 44% जो 5 साल से कम उम्र के हैं वो माल नरिश्ड होते हैं, यानी कुपोषित होते हैं, उनको ठीक से भोजन नहीं मिलता रहता है। जिस हिसाब से उनको भोजन मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलता है, वो कुपोषित होते हैं 44% बच्चे। द लिटरेसी रेट फॉर द पॉपुलेशन एजेड 15 years and above is only 63% compared to 71% figure for lower middle income country। अगर हम लिटरेसी रेट देखें अपने देश का तो वो हमारा है 15, मतलब जो एडल्ट पॉपुलेशन है 15 साल से ऊपर 60 साल तक, उनके एज ग्रुप में लिटरेसी रेट जो है मात्र 63% है, जबकि और जो दूसरे देश हैं मिडिल इनकम कंट्रीज में उनका जो है एवरेज 71%। यानी हमारे यहाँ लिटरेसी काफ़ी कम है, साक्षरता कम है। हमारे ही जैसे देश जो हैं जो कि मिडिल इनकम में आते हैं तो उनका 71% से ज़्यादा है, और हमारा मात्र 63% है लिटरेसी रेट। फैक्टर्स सपोर्टिंग इंडियन डेवलपमेंट। देखिए, नाउ फैक्टर्स सपोर्टिंग इंडियन डेवलपमेंट, क्या क्या फैक्टर्स थे जिन्होंने इंडिया के डेवलपमेंट में सपोर्ट किया। ए फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ वर्किंग एज इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है कि वर्किंग एज में लोगों की संख्या तेजी से बढ़ना। हमारा जो वर्किंग एज वाले लोग हैं, यानी कि जो एज ग्रुप है 15 से 60 साल, ऐसे लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है। आप जानते हैं कि आज के डेट में भारत जो है दुनिया में 1 नंबर पर है इस मामले, यानी सबसे ज़्यादा आज दुनिया में काम करने वाले लोग हमारे देश में, जो काम करने लायक हैं या जो काम करने वाले उम्र में हैं, यानी 15 से 60 साल के बीच में, वो सबसे ज़्यादा इस एज ग्रुप में आज हमारे देश में लोग। तो ये ऐसे नहीं हो गया, धीरे धीरे बढ़ता है संख्या, तो हमारा तेजी से बढ़ा, काम करने वाली जनसंख्या तेजी से बढ़ी, तो भाई नेचुरल है कि जितने ज़्यादा लोग काम करेंगे उतना ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन होगा, डेवलपमेंट होगा इकोनॉमी का उतना।
तो अ फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ वर्किंग एज, देखिए पूरा लाइन देखिए, ये खाली पॉपुलेशन नहीं कर रहा है, फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ वर्किंग एज, यानी जो वर्किंग एज वाले पॉपुलेशन है वो तेजी से बढ़ा है, इज एन इम्पॉर्टेंट। तो ये बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा है हमारे इकोनॉमी के डेवलपमेंट में। अब जहां मान लीजिए ज़्यादा बच्चे ही हैं, तो बच्चे तो काम करेंगे नहीं, पढ़ने लिखने जाएंगे, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा कहाँ से? तो इसीलिए जितने ज़्यादा लोग काम करने वाले होंगे, वर्किंग एज में होंगे, उतना ज़्यादा वहाँ का प्रोडक्शन होगा, वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। देयर आर 700 मिलियन इंडियंस अंडर द एज ऑफ 35। कहा जा रहा है कि 35 के कम एज के हमारे यहाँ 700 मिलियन लोग हैं, यानी कितने हो गए? 70 करोड़। 70 करोड़ लोग जो हैं वो इंडिया में 35 साल से कम एज के हैं। एंड द डेमोग्राफिक्स लुक गुड फॉर इंडियन ग्रोथ इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स एटलीस्ट। और जिस तरह की हमारी जनसंख्या की जो है क्वालिटी है, जो हमारा पॉपुलेशन है, उसका जो भी डेमोग्राफिक्स यहाँ कहते हैं, जो हम पॉपुलेशन के तरह तरह के हम उसके बारे में इंडिकेटर्स पढ़ते हैं, बताए थे आपको, डेमोग्राफी कहते हैं स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, और डेमोग्राफिक्स हो गए जो पॉपुलेशन के जुड़े हुए आंकड़े होते हैं। तो कहा जा रहा है कि एंड द डेमोग्राफिक्स लुक गुड फॉर इंडियन ग्रोथ इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स एटलीस्ट। और जो हमारे जिस तरह के आंकड़े हैं जनसंख्या के, जिस तरह की हमारी संख्या है लोगों की, तो उस हिसाब से अगले 20 साल तक हमारा डेवलपमेंट तेजी से होना लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो भाई जो अभी 35 साल के हैं, 40 साल के हैं, कम से कम 20 साल तक वो काम तो करेंगे ना, 60 साल की उम्र तक काम करेंगे कम से कम। तो कम से कम अभी जो 35 साल तक के लोग कितने हैं, देखिए मिल गए कि 70 करोड़ लोग हैं। अब ये 70 करोड़ लोग जो हैं ये अगले 20 साल तक चाहे तो काम कर सकते हैं, नहीं करें वो अलग बात है, लेकिन चाहे तो कर सकते हैं। तो जरूरी तो नहीं कि सारे लोग काम कर रहे होंगे, लेकिन हाँ जितने भी कर रहे हैं वो कर सकते हैं। 20 साल तक 70 करोड़ लोग हमारे यहाँ हैं काम करने लायक। इंडिया इज experiencing demographic transition that has increased the share of working age population from 58% to 64% over the last 2 decades। अब देखिए एक फिर बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ गया यहाँ, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इसके बारे में आपने पढ़ा नहीं है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब देखिए, कहीं का भी पॉपुलेशन जो होता है किसी भी देश का, वो धीरे धीरे बढ़ता है, पॉपुलेशन डेवलप आगे बढ़ता है, संख्या बढ़ती है। तो पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ता है वो कई तरह के अलग अलग फेज से गुजरता है, अलग अलग अवस्था से गुजरता है। ठीक है, जैसे अभी हमारा देश जो है उसमें क्या है, जनसंख्या का सबसे ज़्यादा जो है वो युवा लोग, 15 से 60 के बीच में। किसी देश में जैसे जापान और कई देशों में, रशिया, मैंने आपको बताया कि वहाँ बूढ़े लोग बहुत ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा बूढ़े लोग हैं। किसी देश में है कि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, कम उम्र के, 14 साल 15 साल से कम के ज़्यादा लोग हैं। तो ये जो अलग अलग स्टेज होता है इसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो आज इस तरह का जनसंख्या में हमारे बदलाव हुआ है जिसके कारण कि आज हमारे यूथ की संख्या सबसे ज़्यादा है, वर्किंग एज में लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है। इसी को कहा गया है कि इंडिया इज अंडरगोइंग अ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन दैट हैज इंक्रीज्ड द शेयर ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन फ्रॉम 58% to 64% ओवर द लास्ट 2 डेकेड्स। पिछले 2 डेकेड्स में हमारा वर्किंग एज पॉपुलेशन का जो शेयर है टोटल पॉपुलेशन में, वो बढ़ के 58% से 64% हो गया।
यानी 2 डेकेड पहले जहां हमारा पॉपुलेशन का मात्र 58% लोग काम करते थे, काम करने लायक थे, वहीं आगे चल के 64% हो गए काम करने लायक। जरूरी नहीं कि हर कोई काम कर रहा हो, लेकिन वो लायक है, कर सकता है अगर मिलेगा। इंडिया हैज अ स्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो ये एक तो चीज हो गई हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, हमारा पॉपुलेशन, ये सब फैक्टर पढ़े आपने कि इम्पोर्टेंट है। हमारे यहाँ वर्किंग एज के लोग ज़्यादा हैं तो वो देश को तेजी से डेवलप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है। अब नेक्स्ट हमारा है इंडिया हैज अ स्ट्रॉन्ग लीगल सिस्टम एंड मेनी इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकर्स। इंडिया का जो है लीगल सिस्टम यानी कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, मजबूत है, और यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले काफी लोग हैं। दिस हैज बीन अ की टू अट्रैक्टिंग इनवर्ड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम कंपनीज सच एज दोज स्पेशलाइजिंग इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो कहा जा रहा है कि ये हमारे साथ बात है कि पहला कि हम जो है हमारा कानूनी व्यवस्था बहुत अच्छा है, दूसरा कि हमारे यहाँ जो है इंग्लिश बोलने वाले लोग काफ़ी संख्या में हैं। इसके कारण क्या हुआ है, एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ कि हमारे यहाँ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा हुई। आईटी फील्ड में हमारे यहाँ से काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि आईटी फील्ड में क्या ज़रूरत होता है, एक तो आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन, इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, और आपको जानकारी अच्छा होना चाहिए, और उसके लिए व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले काफ़ी लोग हैं, कानूनी व्यवस्था भी ठीक है, तो आईटी फील्ड में इसलिए हमारे यहाँ काफ़ी लोगों को काम मिला है। फॉर एग्जाम्पल, विटनेस द रैपिड इमरजेंस ऑफ बेंगलोर एज अ हब फॉर ग्लोबल सॉफ्टवेयर बिजनेसेस। जैसे कि उदाहरण में कह रहा है कि बेंगलोर शहर को देखिए, जो कि एक हब यानी एक बड़ा सेंटर, बिग सेंटर, हब का मतलब होता है अ लार्ज, अ बिग सेंटर, तो एक बड़ा सेंटर, बड़ा केंद्र के रूप में डेवलप हुआ है फॉर ग्लोबल सॉफ्टवेयर बिजनेस। दुनिया भर में सॉफ्टवेयर के बिजनेस के लिए आज बेंगलोर शहर एक बड़ा केंद्र, एक बड़ा बिग सेंटर के रूप में डेवलप हुआ है। एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल have deepened their competitive advantages in many related industries। ये थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है सब। एक्सटर्नल का मतलब हुआ बाहरी, जो देश के बाहर विदेशी। एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी यहाँ कह रहा इकोनॉमी का मतलब है एक व्यवस्था, और स्केल का मतलब बड़ी, काफ़ी बड़ी मात्रा में, कि बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे ऐसे बिजनेसेस हैं जो हम पर हैव डीपेंड देयर कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, उन्होंने अपना जो है कंपटीशन काफ़ी बढ़ाया है, और हमारे यहाँ के कई उद्योगों में उन्होंने फायदा पहुंचाया है। इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब होता है, देखिए समझिएगा, इकोनॉमी ऑफ स्केल मैंने आपको बताया है, समझाया है, उसी को यहाँ टर्म दे दिया है तो आप समझ नहीं पा रहे। मैंने आपको बताया है कई बार कि जब कोई चीज़ को हम थोड़ी मात्रा में बनाते हैं, थोड़ा सा अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं, उसका कॉस्ट हमें ज़्यादा पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे उसका हम प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाते चले जाते हैं अमाउंट, तो उसमें हमारा कॉस्ट घटता चला जाता है। ये नॉर्मल प्रोसेस है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप एक रोटी बना रहे हैं, आपको भूख लगी, आप एक रोटी आपको खाना है। अब एक रोटी के लिए आप आटा निकालिएगा, आटा मिलाइएगा, उसको गूँथिएगा, गूँथने के बाद उससे आप गैस जलाइएगा और तवा चढ़ा के उस पर रोटी सेकिएगा, और एक रोटी के बाद बंद करके अपना खाने लगिएगा। ये एक रोटी आपको बहुत महंगा पड़ेगा बनाने में, आपको खर्च पड़ जाएगा 10-15 रुपया। लेकिन आपने 100 रोटी एक बार बनाया, 100 रोटी बनाना है, उसके लिए आपने आटा निकाला, मिला लिया, फिर आपने गूँथ लिया, उसके बाद स्टोव चढ़ाया, उस पर तवे पर सेक लिया 100 रोटी।
एक के बाद एक 100 रोटी सेक लिया, बंद किया, खाया। 100 रोटी बनाइएगा तो जो रोटी का बनाने का खर्च आपको 20 रुपया आ रहा था, 100 रोटी बनाइएगा तो उसका खर्च हो जाएगा 10 रुपया मात्र। तो जैसे जैसे हम संख्या, प्रोडक्शन का अमाउंट बढ़ाते जाते हैं, हमारा कॉस्ट जो है वो कम होता चला जाता है। ठीक है, इसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं, हम लोग को उसमें डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको इतना समझना है। मैंने बहुत बार समझाया है। जैसे आप कोई 1 kg का पैक लेते हैं, देखिए ऐसे भी बता रहे हैं बिजनेस में भी, दुकान, आप कोई चीज़ का आप एक 250 ग्राम का पैकेट लीजिए, 1 kg का पैकेट लीजिए और 5 kg का पैकेट लीजिए, वही चीज़ आप कोई भी आइटम, सर्फ ही ले लीजिए, आप एक 250 ग्राम का पैकेट लीजिए, एक kg का लीजिए और एक 5 या 10 kg का लीजिए। देखिए आपको 10 kg वाला जो आप लीजिएगा वो आपको काफ़ी सस्ता रेट पड़ेगा। जैसे 250 ग्राम अगर आप ले रहे हैं तो 250 ग्राम मान लीजिए आपको 20 रुपए का पड़ा, तो 20 रुपए का पड़ा यानी 80 रुपए किलो पड़ा। आप 10 किलो का पैक लेंगे तो वो आपको हार्डली पड़ेगा 50 रुपए किलो। ठीक है, देखिए, तो कहने का मतलब है कि तो जितना बड़ा अमाउंट में हम लेते हैं हमको उतना सस्ता पड़ता है। तो जो लोग अपने बिजनेस के प्रॉफिट को इसी चीज पर रखते हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा बेचना है, ज्यादा से ज्यादा हमें रखना है तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इसी को कहते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल। ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा रखने का बढ़ाना प्रोडक्शन को या सेल को, ज्यादा से ज्यादा खर्च करना कि खर्च नहीं, देखिए बता रहा हूं। जैसे देखिए यहाँ देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक आगे अनिशाबाद में एक है केमिस्ट का दुकान, दवा का दुकान है जो 20% डिस्काउंट देता है। यहाँ पर अगल बगल वाले दवा दुकान है वो नहीं देते हैं, कुछ लोग देते नहीं हैं, कुछ लोग 10% देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना व्यवस्था है उस हिसाब से और जितना उनका बिकता है तो उसमें उनको हार्डली 10% से ज़्यादा मार्जिन बेनिफिट पड़ता है, तो उसमें कुछ अपना फ़ायदा काट के वो कस्टमर को 10% डिस्काउंट देते हैं। दूसरा जो अनिशाबाद वाला है वो सोचता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेचूंगा, तो मैं कम दाम पर भी अगर बेचूंगा तो मेरा ज़्यादा बिकेगा, तो फायदा तो मेरा ज़्यादा होगा ना, सेल ज़्यादा होगा। तो जैसे देखिए, मान लीजिए मेरे बगल में दुकानदार है, वो 100 रुपया का कोई आइटम बेचता है और उसका दिन में 10 बिकता है 100 रुपया के कारण, तो उसका कितना, और मान लीजिए कि उसको 100 रुपये पर फायदा होता है, मान लीजिए 20 रुपया फायदा होता है, 100 रुपया का चीज बेचता है तो 20 रुपया का फायदा होता है, तो 20 रुपया एक पर फायदा हुआ, 10 बिका तो कितना फायदा हुआ, 200 रुपया फायदा हुआ उसका, ये जब 100 रुपया पर बेचता है। अनिशाबाद वाला क्या करता है, बोलता है कि हम 100 नहीं बेचेंगे, हम 90 का ही बेचेंगे। ठीक है, वो 10 रुपया फायदा लेता है, लेकिन उस 10 रुपए के चलते उसके यहाँ डेली 100 पीस बिकेगा, क्योंकि ज्यादा कस्टमर आएंगे, कम दाम है तो डेली वो 100 पीस बेच लेता है। उसका फायदा कितना हुआ डेली का, हर एक पर 10 रुपया, 100 बिका, कितना फायदा हुआ, 1000 रुपया। तो यहाँ देखिए ये जो दुकानदार है कितना ये फायदा कमा रहा है, मात्र 200 रुपया डेली, जबकि वो कितना कमा रहा है, 1000 रुपया। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि मैं ज्यादा बेच लूं, यहाँ ये इसका 10 ही पीस बिक रहा है डेली, जबकि उसका 100 पीस बिक रहा है, क्योंकि वो अपना दाम थोड़ा कम रखे हुए। एक आदमी से उतना ज्यादा वो नहीं फायदा लेता है। ये जो एक आदमी से 20 रुपया फायदा ले रहा है, वो एक आदमी से मात्र 10 ही रुपया फायदा ले रहा है, लेकिन उसके चलते उसका सेल ज्यादा हो रहा है और उसका फायदा ज्यादा हो रहा है। जबकि जो यहाँ लोकल दुकान है उसका कम बिकता है, इसलिए उसको फायदा कम होता है, तो वो डिस्काउंट भी कम देता है। इसी चीज को कहते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल। अब वो दिन में डेली 100 पीस बेचता है, उसका कमाई है 1000 रुपया,
वो सोचता है कि एक काम करता हूं 5 रुपया और घटा देता हूं, एक आदमी से 5 ही रुपया फायदा लेता हूं, ठीक है। उसका बिकने लगेगा डेली 1000 पीस, सारे कस्टमर उसके पास चले आए, देखिए 5 ही रुपया फायदा ले रहा है, उसका डेली 100 से बिकना शुरू हो जाएगा 1000, फायदा कितना हो गया उसका डेली का, 5 इंटू 1000, दैट इज 5000 रुपीज, 5000 वो डेली फायदा कमा रहा है। जो अभी तक वो 1000 रुपया कमा रहा था, 10 रुपया ले रहा था तो 100 बेच रहा था, 5 रुपया फायदा ले रहा है तो 1000 बिक रहा है, तो वो 5, हाँ एक मिनट अभिषेक, हाँ हेलो, एक मिनट अभिषेक थोड़ा,
बताइए सर। कम खर्च करके ज्यादा फायदा कमाना। क्या? इंग्लिश तो इकोनॉमी ऑफ स्केल को हिंदी में कैसे नहीं नहीं, इकोनॉमी ऑफ स्केल को बता रहे हैं, ज्यादा बेचकर फायदा बढ़ाना, ज्यादा बेचकर ज्यादा फायदा कमाना। तब ज्यादा बेचेंगे कैसे? कम दाम करके ही ना। हाँ, कम दाम करके। जैसे देखिए, अमेजन पर हमें चीज सस्ता क्यों मिलता है? क्योंकि अमेजन जो है पूरे इंडिया में सप्लाई कर रहा है, वो हजारों पीस बेचता है, लाखों पीस बेचता है किसी चीज का, तो वो कम फायदा, कम मार्जिन लेके भी बेचता है, तो उसका प्रॉफिट बहुत ज्यादा उसको हो जाता है, क्योंकि उसका बिकता बहुत ज्यादा है कम दाम के कारण। जबकि और दूसरे जगह हम खरीदते हैं तो उतना उसका पीस नहीं बिकता है, तो वो हमें उतना जो है डिस्काउंट नहीं देता है। समझ गए? तो इसी को कहते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल। ज्यादा सामान बेच करके ज्यादा फायदा हाँ हाँ, मतलब ये सामान ही बेचने का नहीं है, कहने का मतलब बहुत सारे काम में जो है, अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो हम प्रोडक्शन अगर बढ़ाते हैं तो हमारा खर्च उसमें कम होता चला जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप एक रोटी बनाने के लिए खाली अगर जो है गैस जलाइएगा, आटा गूंथिएगा, फिर रोटी बेलिएगा से आपको उसमें खर्च ज़्यादा पड़ेगा, 20 रुपये खर्च पड़ जाएगा एक रोटी बनाने का। जबकि आप 100 रोटी बनाइएगा तो आपको खर्च 10 रुपये या 5 रुपये हार्डली पड़ेगा। तो देखिए, एक रोटी के लिए बनाए तो आपको उसमें खर्च पड़ गया कितना, एक रोटी का 20 रुपये। जबकि आप 100 रोटी बनाए तो उसमें आपको पर रोटी खर्च कितना पड़ा, मात्र 5 रुपये या 10 रुपये। तो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है उसका कॉस्ट उतना कम होता चला जाता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल। स्केल का मतलब होता है लार्ज नंबर। ठीक है, तो जितना हम लार्ज नंबर बढ़ाएंगे हमारा उतना कॉस्ट कम होता जाता है। देखिए, आज आप पटना में देखते हैं इतने सारे आदित्य विजन के ब्रांच, तो इनको कैसे इतना ब्रांच इन्होंने ये कर लिया? क्योंकि ये ज़्यादा संख्या में जितना ज़्यादा बेच रहे हैं इनको उतना ज़्यादा फायदा हो रहा है, हर जगह ब्रांच खोले हुए हैं। तो इसके कारण ये क्या है कि आपको बाकियों से कम डिस्काउंट, बाकियों से कम प्राइस पर आपको थोड़ा दे देता है, तो इसका भी फायदा हो गया ज़्यादा और कस्टमर को भी फायदा हो गया, कस्टमर को भी हो गया कम दाम पे मिल गया। सारा कस्टमर क्या है, दूसरा दुकान छोड़ के सब पहुंचेगा आदित्य विजन में ही। समझ गए? कस्टमर जो है जितने हैं, क्योंकि कम प्राइस पर मिल रहा है, सारे वहां चले जाएंगे, उसके कारण उसका सेल बढ़ जाएगा, उसका फायदा और बढ़ जाएगा, कस्टमर को भी फायदा, उसको भी फायदा। तो यही है अमेजन पर है। अमेजन पर लोग क्यों बेच रहा है? क्योंकि अमेजन पर जो है आपको कस्टमर को भी कम रेट मिल रहा है, सेलर को भी ज्यादा, कस्टमर, सारे कस्टमर सब दुकान छोड़ के खरीदेगा अमेजन पर खरीदेगा, उसको कम रेट पर मिलेगा। तो इसी को कहते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल। तो ये सामान के लिए नहीं और हर चीज के लिए होता है, ये हर चीज के लिए होता है, फॉर एवरीथिंग। तो यही कहा जा रहा है यहाँ कि एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल हैव डीपेंड देयर कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस इन मेनी रिलेटेड इंडस्ट्रीज। क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन अगर आप देखिएगा बहुत से देशों का और हमारे देश का, हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप बच्चे के लिए एक साबुन लॉन्च करते हैं, आप सोचिए कि हमारे यहाँ कितने बच्चे हैं, कितना साबुन बिकने का उसका चांस है अगर बढ़िया से बनाएगा। और दूसरे देश में जाएगा, वहाँ का पॉपुलेशन बहुत कम है, यहाँ का पॉपुलेशन। आखिर आज हर देश की कंपनी भारत पर क्यों नज़र टिकाए हुए? क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, कंज्यूमर्स, कस्टमर्स ज़्यादा हैं, इसीलिए वो बेचना है उनको सामान। तो वो क्या कर रहे हैं कि हमें कम प्राइस पर दे रहे हैं, तो यहाँ खरीदेंगे ज़्यादा लोग। आपको पता है, एक कोई अगर आप फॉरेन पब्लिकेशन की बुक खरीदते हैं, बहुत सारे जो बड़े बड़े जो फेमस बुक्स हैं, कोई भी बुक जैसे मैं बता रहा हूँ, तो वो बुक जो है आप इंडिया में खरीदते हैं, इंडिया में जो छपती है वो आपको 300 रुपये में अवेलेबल है। अमेरिका में जानते हैं वो बुक कितने में अवेलेबल होती है? कम से कम 4000 रुपये में।
कम से कम इतना डिफरेंस होता है। तो वो क्या है, वो 4,000 रुपये में वहां है, वहां उसका कितना पीस बिकेगा, गिना चुना बिकेगा। यहाँ वो छप भी रहा है कम सस्ते क्वालिटी में और बिक रहा है 300 में, उसका यहाँ लाखों पीस बिक जाएगा। तो इसीलिए इंडिया में वो क्या कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पीस बेचेंगे तो यहाँ हम सस्ता प्रोडक्ट बनाएं, ऐसा जो कम कीमत पर पड़े और इनका काम हो जाए। आज देखिए तो वही चीज़ें जो विदेश में बिकती हैं वो इंडिया में काफ़ी कम दाम पर बिकती हैं और इसीलिए यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में बिकती हैं। इसी को कहा जा रहा है यहाँ पर कि एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल हैव डीपेंड देयर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन मेनी रिलेटेड इंडस्ट्री। बहुत सारे जो इससे जुड़े हुए आईटी और इससे जुड़े हुए जो उद्योग हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, उनमें इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों ने बाहर की अपना इकोनॉमी इस तरह का कंपटीशन डेवलप कर लिया है इकोनॉमी ऑफ स्केल से। कि देखिए जियो क्या करता है, जियो यही करता है क्योंकि पूरे देश में जियो का टावर है, पूरे देश में जियो का टावर है। जियो इतना टावर लगवाया, जियो इतना पैसा है उसके पास, वो क्या करता है पूरे देश में एक बार में टावर लगवा देता है और फिर फ्री कर देता है कि 4G या 5G लॉन्च करेगा, कुछ करेगा, कहेगा फ्री यूज करो, तो 5G फ्री दे रहा है बहुत दिन से। वो जैसे 4G उसने 1 साल के लगभग फ्री दिया था। तो क्या हुआ था, जो लोग 3G वगैरह यूज कर रहे थे, 4G नहीं वो करना चाह रहे थे, वो देखे कि फ्री मिल रहा है, फ्री चीज तुरंत लुभाता है ना सबको, तो फ्री मिल रहा है, सब 4G फोन लो और यूज करो, 4G फोन लो, अनलिमिटेड डेटा यूज करो। शुरू हो गए, खूब मजा लिए, सबको आदत पड़ गया 4G का। अब तक तो फ्री था, अब 1 साल आदत पड़ा दिया, उसके बाद कहा कि अब भाई रिचार्ज कराओ। अब क्या करें लोग, क्योंकि उन्होंने तो अपना दूसरा कनेक्शन सब छोड़ दिया। 1 साल तक यूज किया तो बाकी को 1 साल भूल गया, वो कनेक्शन खत्म हो गया और जियो के कस्टमर हो गए, जियो के सर्विस के दम उनके दिमाग में बैठ गया, सारा चीज जियो के भक्त हो गए। अब उसने अपना टैरिफ लगा दिया कि रिचार्ज अब लगेगा, इतना पैसा लगेगा। अब क्या करेगा, कोई मजबूरी में देगा कि भाई अब क्या करें। तो ये जियो करता है, क्यों, क्योंकि उसके पास इतना बड़ा नेटवर्क है, वो उतना दिन तक 1 साल तक बर्दाश्त कर लिया फ्री में, क्योंकि उसका अपना नेटवर्क है, दूसरे को देना नहीं है पैसा। उसने कहा ठीक है 1 साल हम बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद वसूलेंगे। अब फिर देखिए रेट बढ़ा दिया है सबने। तो इसी को कहते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल। इसलिए दूसरा कोई खड़ा नहीं हो पा रहा है। एयरटेल तो मुश्किल से सरवाइव कर रहा है और वीआई, वोडाफोन, ये सब तो थे, किसी तरह ये भी अपना मतलब बच्चे की तरह चाल चल रहे हैं। ठीक है, मेरे पास एक वोडाफोन का कनेक्शन है वीआई का। हमको अभी पिछले दिन लगातार फ़ोन कर रहा था कंपनी में, सर नेटवर्क कैसा आ रहा है, सर नेटवर्क कैसा आ रहा है। हम एक बार शायद कंप्लेन कर दिए थे क्या नेटवर्क को लेके, रोज़ फ़ोन आने लग गया। हम सोचे क्या बात है, हम क्या बात है, तो नहीं सर हम लोग यहाँ 5G लगा रहे हैं, नेटवर्क टेस्टिंग कर रहे हैं इसके लिए, तो आप बताइए कि कैसा आपको लग रहा है नेटवर्क। 3-4 दिन 5 दिन फ़ोन किया, जब मैंने कह दिया कि हाँ अब ठीक आ रहा है, तब जाके बंद किया है करना। आज देखिए उनको कितनी गरज है, हमको बार बार फ़ोन कर रहा है कि नेटवर्क कैसा है। ये हाल है वीआई का। और जियो और एयरटेल को देखिए कितने कस्टमर हैं। एयरटेल अपने क्वालिटी पर खींच रहा है कस्टमर, क्योंकि उसका स्पीड बहुत देता है डेटा। जियो में उतना स्पीड नहीं रहता है, लेकिन जियो सस्ता थोड़ा देता है, डेटा ज़्यादा देता है, इन सब से रेट कम रहता है थोड़ा इन सब से, तो जियो उस पर अपना चलता है। तो ये इसी को कहते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल। ठीक है, कि अपना प्रोडक्शन, अपना सेल बढ़ा दो, प्रॉफिट कम रखो, सेल बढ़ाओ, फायदा ही बढ़ेगा, सारे कस्टमर आ जाएंगे हमारे पास। हाँ, तो यही है इकोनॉमी ऑफ स्केल। तो बहुत सारे कंपनीज ने हमारे यहाँ जो है इकोनॉमी ऑफ स्केल यहाँ इस्टेब्लिश किया हुआ है कि ज़्यादा हम बेचेंगे। इंडिया में खरीदार बहुत हैं, कम दाम पे बेचेंगे, ज़्यादा बेचेंगे। अब देखिए आगे आ रहा है, यहाँ पर एक बॉक्स में देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में दिया हुआ, हालांकि थोड़ा इसके बारे में हमने आपको बताया है पहले।
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पूछा जाता है, बहुत फोकस में, कल भी मैंने आपको बताया था, पिछले 15 साल से फोकस में है। इन 1990, देखिए पूछा जाएगा, पूछा गया है कई बार, किसने दिया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, किसने बनाया, कब बनाया? इन 1990, अंडरलाइन करना। महबूब अल हक, एक ये पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट, ये बहुत सालों में पहली बार कोई पाकिस्तानी का अच्छा कंट्रीब्यूशन हुआ है, बहुत सालों में। तो एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट जो थे महबूब अल हक हैं, उन्होंने 1990 में ये दिया, एट द यूनाइटेड नेशंस इंट्रोड्यूस्ड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। तो 1990 में महबूब अल हक ने यूनाइटेड नेशन में ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिया था सबके सामने। द HDI इज अ कंपोजिट इंडेक्स ऑफ life expectancy at birth, adult literacy rate and standard of living measured as a logarithmic function of GDP adjusted to purchasing power parity। तो यहाँ कहा जा रहा है कि HDI जो होता है वो एक कंपोजिट यानी मिला जुला इंडेक्स है तीन चीज़ों का। कल पहले भी आपको बताया था, कल भी, कि तीन चीज़ें इसमें होती हैं। सबसे पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, पैदा होते समय कितने साल लाइफ, अभी बताया कितने साल जीने की उसकी उम्मीद है, उसको कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। सेकेंड है अडल्ट लिटरेसी रेट, बच्चों का नहीं बड़ों का, अडल्ट का लिटरेसी रेट, यानी 15 साल से जो बड़े हैं 60 साल तक की उम्र में, उनका लिटरेसी रेट, शिक्षा। पहला हो गया जीवन, लाइफ, दूसरा हो गया एजुकेशन, लिटरेसी रेट, एंड थर्ड हो गया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, और जो कि होता है जीडीपी और परचेजिंग पावर पैरिटी का एक वैल्यू होता है। अब उसमें हम नहीं जाएंगे क्या वैल्यू कैसे निकलता है, लेकिन तीन चीजें होती हैं, क्या क्या? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इन तीनों को इन्होंने मिला के एक स्टैंड दिया था इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कि भाई ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडेक्स, कि भाई मानव का कितना विकास हुआ, ह्यूमन का कितना डेवलपमेंट हुआ है उस जगह पे। तो मानव का विकास आप कैसे नापेंगे किसी भी देश में? सबसे पहले कितने साल वहां जीता है, वहां शिक्षा कितनी है, और वहां के रहन सहन का, जीने का स्तर क्या है लोगों का। तो यही है, इसी को उन्होंने दिया। इंडिया क्लाइंब्ड 1 स्पॉट टू 130 out of 189 countries in the latest human development rankings released today by United Nations Development Program। ठीक है, तो ये कुछ साल पहले का जो डेटा है, आज से 7-8 साल पहले का ये डेटा है, कि उस समय इंडिया का रैंकिंग लगभग यही चल रहा है और यहीं पे रहता है। 131 था, 131 से बढ़ा था, 130 आया, एक आध बार 129 रहा, तो यही 129-30 के आसपास इंडिया का रहता है। टोटल इसमें देश हैं कितने? 189, एक आध बढ़े घटे होंगे, बढ़े होंगे, तो 189 देशों में इंडिया का पोजीशन है ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में 130। लेटेस्ट जो हर साल इस तरह इसका रिपोर्ट आता है कि इंडिया का इस साल क्या रैंकिंग रहा, तो वो आपको लेटेस्ट पूछा जाता है, या तो पूछा जाता है कि इंडिया को कितना स्कोर मिला या उसका रैंक क्या रहा। जैसे मार्क्स हमारा स्टूडेंट का होता है, कितना मार्क्स आया, क्या उसका रैंक रहा, वैसे ही इंडिया का क्या स्कोर रहा HDI में और कितना रैंक आया, ये पूछा जाता है। तो लेटेस्ट आपको इसको ध्यान रखना है करंट में। इन द लेटेस्ट, हाँ, बिटवीन 1990 एंड 2017, 1990 जब ये आया HDI और 2017 की बात ये कही जा रही है, इंडियाज HDI वैल्यू इंक्रीज्ड फ्रॉम 0.427 टू 0.640। 1990 में क्या वैल्यू था इंडिया के HDI का? 0.427, और 2017 में आके उसका वैल्यू कितना रहा है? 0.640, यानी 0.427 से बढ़ा 0.640, एंड इंक्रीज ऑफ नियरली 50%, यानी वैल्यू में हमारा लगभग 50% का इंक्रीज हुआ है, 0.42 से 0.64 हुआ।
and an indicator of the country's remarkable achievement in lifting millions of people out of poverty. तो ये जो हम इतना बढ़ा है हमारा अंक जो है HDI का वैल्यू और स्कोर रैंकिंग, उससे हम ये समझ सकते हैं कि लाखों लोगों को गरीबी से बाहर लाया गया है, तभी हम इम्प्रूवमेंट बता रहा है हमारा। तो इसका मतलब ये इंडिया का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि लाखों लोगों को गरीबी से बाहर लाया, करोड़ों लोगों को, जिसके कारण कि हमारा HDI वैल्यू इतना बढ़ा 1990 से लेके आज तक। तो ये तो था हमारा डेवलपमेंट के बारे में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रोथ ऑफ GDP एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज। हमारा GDP कैसे कैसे बढ़ा और हमने क्या क्या इकोनॉमिक पॉलिसी रखा, अपनाया, उसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। Many economic policies have been framed by the government of India since independence। कहा जा रहा है कि आज़ादी के बाद से आज तक कई तरह की अलग अलग इकोनॉमिक पॉलिसी, आर्थिक नीति जो है सरकार ने बनाई फॉर इंक्रीजिंग रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ताकि हमारे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। इकोनॉमिक ग्रोथ तो आप समझते हैं GDP बढ़ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब क्वालिटी बढ़ना, शिक्षा बढ़ना, स्वास्थ्य बढ़ना, एजुकेशन हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ना, मेडिकल हेल्थ, हर चीज़ का डेवलपमेंट, तो उसको कहते हैं डेवलपमेंट। तो उसके लिए कई अलग अलग तरह की नीतियाँ इन पिछले सालों में, पिछले 60-70 सालों में देश ने, सरकार ने अपनाई। द इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज आर, उनमें से इकोनॉमिक क्या क्या इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज रही, देखिए। नंबर 1 एग्रीकल्चर पॉलिसी। एग्रीकल्चर को लेके जो पॉलिसी अपनाई है सरकारों ने, अलग अलग सरकार ने, क्या है देखिए। एग्रीकल्चर पॉलिसी इज द सेट ऑफ गवर्नमेंट डिसीजंस एंड एक्शंस relating to domestic agriculture and imports of foreign agricultural products। एग्रीकल्चरल पॉलिसी क्या होता है? एग्रीकल्चरल पॉलिसी जो होता है कि जो सरकार के फैसले होते हैं, जो सरकार की कार्रवाई होती है, किसके बारे में? रिलेटिंग टू डोमेस्टिक एग्रीकल्चर, अपना हमारा जो घरेलू खेती बाड़ी देश के अंदर हो रहा है उसके बारे में, एंड इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, और विदेश से जो हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स मंगाते हैं, अनाज मंगाया, फल सब्जी, कुछ भी जो विदेश से हम मंगाते हैं, उसके बारे में जो भी फैसले लिए सरकार ने, जो भी कानून बनाए, जो भी जो है कार्रवाई की, उसी को हम कहते हैं एग्रीकल्चर पॉलिसी। में आप जानते हैं पॉलिसी का मतलब होता है जो कार्रवाई होती है, जो कानून बनते हैं, जो एक टारगेट रखे जाते हैं, उनको पॉलिसी कहते हैं। जिस फील्ड के बारे में पॉलिसी होगा उसका नाम, जैसे एग्रीकल्चर के बारे में होगा तो एग्रीकल्चर पॉलिसी, इंडस्ट्री के बारे में होगा तो इंडस्ट्री पॉलिसी बोलेंगे। तो यहाँ यही आपको डिफाइन करके दे दिया कि एग्रीकल्चर पॉलिसी इज द सेट ऑफ गवर्नमेंट डिसीजंस एंड एक्शंस रिलेटिंग टू डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एंड इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। जैसे समय समय पर सरकार अभी कुछ दिन पहले तय की थी कि हम दाल जो है बाहर से ज़्यादा नहीं मंगाएंगे, या दाल बाहर से मंगाएंगे, हमारे यहाँ दाल महंगी हो गई है तो हम बाहर से मंगाएंगे सस्ती दाल, यहाँ प्याज महंगी हो गई है तो हम बाहर से प्याज मंगाएंगे, या प्याज हम बाहर नहीं भेजेंगे। इस तरह का बहुत सारे फैसले समय समय पर सरकार लेती रहती है, उसके लिए नियम बनते रहते हैं, कानून बनते रहते हैं, इन्हीं को कहते हैं एग्रीकल्चरल पॉलिसी। Some overarching themes include risk management and adjustment, economic stability, चलिए इसको छोड़ देते हैं,
ठीक है, ये पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ ये मेंस के लिए है थोड़ा सा। नेक्स्ट पैराग्राफ इसमें देखेंगे, सम एग्रीकल्चरल पॉलिसीज आर प्राइस पॉलिसी। ठीक है, तो जो एग्रीकल्चरल पॉलिसीज कुछ आई उनमें एक रहा प्राइस पॉलिसी, यानी कि जहां हमने एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स हैं उनका प्राइस को तय करने का सोचा कि इतना ही प्राइस हम रखेंगे, सब्जी इससे ज़्यादा महंगा ना हो, अनाज इससे ज़्यादा, गेहूं इतना ही रहे, चावल इतना रेट में ही रहे, उससे ज़्यादा बढ़े नहीं। तो जो प्राइस से रिलेटेड पॉलिसी सरकार ने अपनाई उसको कहा गया प्राइस पॉलिसी। लैंड रिफॉर्म पॉलिसी, फिर एक बनाया कि लैंड रिफॉर्म होना चाहिए, कि किसानों के पास कितनी ज़मीन होना चाहिए, किसको अधिकार होना चाहिए ज़मीन से खेतीबाड़ी करने का, और खेतीबाड़ी कर रहा है उसको कितना, उसको किस किस तरह का अनाज उपजाना है, क्या करना है नहीं करना है, ये सब को ज़मीन, जो खेतीबाड़ी की ज़मीन होती है एग्रीकल्चरल लैंड, उसके बारे में जो भी नियम कानून बने तो उनको क्या कहा, लैंड रिफॉर्म पॉलिसी। फिर आया ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो आप पढ़ ही चुके हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। फिर इरिगेशन पॉलिसी, इरिगेशन के बारे में पॉलिसी बनी कि भाई सिंचाई व्यवस्था कैसी रखी जाए, कहाँ कहाँ सिंचाई व्यवस्था होनी चाहिए, किस किस तरह का वहाँ सिंचाई का व्यवस्था डेवलप होना चाहिए, क्या करना है, नदियों का पानी कहाँ कहाँ नहर बनाना है, क्या करना है, ये सब को उन्होंने कहा इरिगेशन पॉलिसी। फूड पॉलिसी, फूड को, लोगों को कितना भोजन मिलना चाहिए, किसको कितना मिलना चाहिए, कितना मिल रहा है, कैसे मिले, किस दाम पे मिले, किस कीमत पे मिले, सरकार दे कि कहाँ से ले, ये सब चीज़ को लेके जो है काम के बदले दिया जाए, उसको फूड दिया जाए, ये सब बहुत सारे फैसले किए गए, तो इसको कहेंगे फूड पॉलिसी। या क्या क्या चीज़ें बाजार में बिक सकती है, किस चीज़ को हम कितना किस तरह से बेच सकते हैं, क्या मिलावट नहीं करना है, ये करना है, बहुत तरह का नियम कानून बनते हैं फूड प्रोडक्ट्स के बारे में, तो उसको कहे फूड पॉलिसी। एग्रीकल्चरल लेबर पॉलिसी, जो खेतों में काम करते हैं मजदूर, उनके बारे में जो नियम कानून बने, फैसले लिए गए, एग्रीकल्चरल लेबर पॉलिसी कहलाई। और फिर है कोऑपरेटिव पॉलिसी। कोऑपरेटिव के बारे में आपने पढ़ा, कैसे लोग मिलजुल के काम करेंगे, खेतीबाड़ी है, बैंकिंग, बहुत सारे चीज काम होता है कोऑपरेटिव से। तो कोऑपरेटिव्स के बारे में जो नियम कानून बने, जो फैसले लिए गए, उसको कहे कोऑपरेटिव पॉलिसी। यानी ये जितने भी हमने पॉलिसी पढ़े सब एग्रीकल्चरल पॉलिसी के एग्जाम्पल है, कि एग्रीकल्चर फील्ड में क्या पॉलिसी होता है, तो हमारे यहाँ लिए गए। तो कभी प्राइस पॉलिसी अपनाया गया, कभी लैंड रिफॉर्म पॉलिसी आया, कभी ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, कभी इरिगेशन पॉलिसी आया, कभी फूड पॉलिसी आया, कभी एग्रीकल्चरल लेबर पॉलिसी आया, और कभी कोऑपरेटिव पॉलिसी आया। तो ये हुआ, इतने तरह की पॉलिसी हमारे यहाँ सरकार ने बनाई या अपनाई पिछले 75 सालों में। अब जो है नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अब नाम है इंडस्ट्रियल पॉलिसी, यानी कि इंडस्ट्री के बारे में जो पॉलिसी यानी नियम कानून कार्रवाई किया गया, वो सब जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। देखिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी इकोनॉमी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है किसी भी देश का, किसी इकोनॉमी का बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भाई जितना इंडस्ट्रीज डेवलप होंगे उतना ही उसका डेवलपमेंट होता है। इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट। पहला सबसे पहले क्या होता है, इंडस्ट्री लगता है, उद्योग लगता है, तो उससे बहुत लोगों को रोजगार मिलता है। प्रोमोट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जब उद्योग धंधे लगते हैं तो उससे रिसर्च और डेवलपमेंट भी वहां बढ़ता है। लीड्स टू मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन होता है, यानी कि लोगों का जब इनकम होता है, वहाँ डेवलप होता है इकोनॉमी, तो मॉडर्नाइज होते हैं लोग, नई नई चीज़ों को अपनाते हैं, पैसा कमाने लगते हैं, तो नए तरह के कपड़े पहनने लगेंगे, मकान नए नए बनाने लगेंगे, एसी फ्रिज नया नया तरह का इस्तेमाल। मॉडर्नाइजेशन यानी पुराने को छोड़ के नयापन आ जाता है। एंड अल्टीमेटली मेक्स द इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट। और आगे चल के क्या होता है, जितने ज़्यादा उद्योग धंधे लगने लगते हैं तो इकोनॉमी जो है सेल्फ सफिशिएंट हो जाती है, यानी कि हमारा दूसरों पर से डिपेंडेंस घट जाता है। जब हमारे यहाँ ही पैदा हो रहा है, बन रहा है चीज़, तो हम दूसरे से क्यों मांगते फिरेंगे, दूसरे से क्यों खरीदेंगे। तो सेल्फ डिपेंडेंस, सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है। इनफैक्ट
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इवन बूस्ट अदर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी लाइक द एग्रीकल्चरल सेक्टर। जैसे अब जितने उद्योग धंधे लगते हैं तो उससे वो दूसरे सेक्टर को भी डेवलप करता है। ये भी बात सही है, जितने उद्योग धंधे लगेंगे उससे और भी चीजें डेवलप, क्योंकि प्रभाव दूसरे सेक्टर पर भी पड़ता है। तो लाइक दैट, क्योंकि इंडस्ट्रीज अगर डेवलप होगा तो वहां का एग्रीकल्चर भी डेवलप होगा। कैसे भाई, स्टील इंडस्ट्री लगेगी तो स्टील का सामान बेचेगा, तो जो भी एग्रीकल्चर का सामान है वो स्टील का बिकना शुरू हो जाएगा। उससे बेहतर औजार, बेहतर मशीन, बेहतर ट्रैक, जो भी कुछ यूज होता है वो मिलने लगेगा। तो क्या लिखा है, न्यू फार्मिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि अगर इंडस्ट्री डेवलप होगा तो उससे हमें खेती बाड़ी का एडवांस टेक्नोलॉजी मिलना शुरू हो जाएगा। आज देखिए हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर इतना डेवलप हुआ, आईटी फील्ड इतना डेवलप हुआ, तब ना हर जगह मोबाइल में हर तरह का, देखिए किसान भी अपना मोबाइल में सब कुछ कर रहा है, देख रहा है सब चीज जो है, किसान खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति अपना अपना। अभी आप विश्वास नहीं कीजिएगा, अभी मैं एक्चुअली नीचे गया था, सिलेंडर वाला गैस वाला आ गया था और उसने मुझे सिखाया उसका पेमेंट करना, गैस का ऑनलाइन पेमेंट करना। मैं दूसरे तरीके से करता था, जो उसका आता है लिंक आता है उससे करता था। उसने मुझे, जो हमको लगा ऐसे ही होगा, अनपढ़ आदमी होगा जो है, तो बताइए, मुझे बताया कि सर ऐसे ऐसे फ़ोन पे में जाइए और वहाँ से डायरेक्ट आप, जबकि गैस लेके आया हुआ था, बोला कि वहाँ से आपका पेमेंट हो जाएगा। मुझे देखिए 2 मिनट में सिखा दिया उसने कि फ़ोन पे से डायरेक्ट गैस का बिल कैसे पे करना है जो आया हुआ है। तो मैं नहीं जानता था। देखिए तो इतना, देखिए आज जो गैस देने वाला है वो भी इतना कुछ जान रहा है कि मुझे सिखा दिया। बताइए कि मतलब आश्चर्य की बात है कि मैं जो इतना जानता हूँ कंप्यूटर ये सब चीज़ इतना डिटेल में, उसके बावजूद मुझे एक छोटा सा चीज़, अच्छा सी चीज़ सिखा के चला गया, क्योंकि मैं उसको उस तरह से नहीं किया था, मैं दूसरे तरीके से करता था। उसने कहा देखिए सर ऐसे ऐसे हो जाएगा, बताया, देख लिया फ़ोन में, बोला सर ऐसे जाइए, वहाँ जाइए, करिए, आ गया, हो गया। तो देखिए कोई भी, आपको देखिए कितना अवेयरनेस बढ़ा है लोगों में। आखिर वो भी मोबाइल रख रहा है, यूज़ कर रहा है, तब ना जान रहा है, हमको बता दिया फट से कि सर ऐसे ऐसे कर लीजिए। तो इतना इंडस्ट्री डेवलप या कोई टेक्नोलॉजी डेवलप होने से बाकी बहुत सारी चीज़ों का डेवलपमेंट होता है, लोगों का अवेयरनेस बढ़ता है। आज देखिए कि आज साधारण जो सब्जी बेच रहा है, फल बेच रहा है, वो इतना कुछ जान रहा है, मोबाइल पर चला रहा है। और पहले के पढ़े लिखे टीचर वीचर जो कहीं हेडमास्टर प्रिंसिपल हैं, देखिए उनको फ़ोन चलाना नहीं आता है, व्हाट्सएप नहीं देखना आएगा, ये करना नहीं आएगा, ऐप वगैरह कोई चलाना, जो ये हाल है। शिक्षकों को, हेडमास्टरों को नहीं आ रहा है, और जो फल सब्जी बेच रहे हैं उनको खूब आ रहा है बढ़िया से। तो डेवलपमेंट जैसे जैसे होता है, अवेयरनेस होता है, लोगों में जानकारी बढ़ती जाती है। तो यही कह रहा है कि जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है वो दूसरे सेक्टर का भी डेवलपमेंट करता है, जैसे एग्रीकल्चरल सेक्टर हो गया या सर्विस सेक्टर हो गया, वहाँ भी आपको देखिए, आज देखिए हर सब्जी वाला कैसे अपना ले रहा है, फ़ोन पे से अपना चिपकाए रहेगा, अपना बना के जो है, हम अभी तक नहीं कर रहे हैं, और वो अपना जो है चिपका के अपना सब जो है रखे रहेगा, लीजिए सर स्कैन कीजिए, पेमेंट कर दीजिए। आखिर उसको जानकारी है, सीखा है, तब ना लोग सीख रहे हैं, सीख रहे हैं तो अपना बेहतर यूज़ कर रहे हैं, अपने कामकाज का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो यही है कि इंडस्ट्री डेवलप होने से बहुत और भी सेक्टर डेवलप होता है, एग्रीकल्चर भी डेवलप होता है, सर्विस सेक्टर, ये सब सर्विस सेक्टर है, जितने सब्जी बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं, सब बेच रहे हैं, अपना फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं, सब सर्विस सेक्टर है। बाल काट रहा है, बोल रहा है सर ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, फल बेच रहा है, कुछ बेच रहा है, कोई काम कर रहा है, अभी देखिए गैस वाला है, बोला सर ऑनलाइन करिएगा, अच्छा कर दीजिए, सब सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर का डेवलपमेंट हो रहा है, वो काम जान रहा है तब ना वो तेजी से अपना काम कर रहा है, नहीं तो पेमेंट कैसे लेगा। इट इज ऑल्सो क्लोजली रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड। तो इंडस्ट्री डेवलप होने से ट्रेड भी डेवलप होने लगता है। भाई नेचुरल है, ज़्यादा उद्योग धंधे आएंगे, वहाँ लोग काम कमाने लगेंगे, रोजगार मिलेगा, तो फिर खरीदारी भी करेंगे, सामान, पैसा रहेगा, खरीद बिक्री, दूसरे धंधे भी करेंगे, तो ट्रेड का भी डेवलपमेंट होता है। सेवरल इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हैव बीन इनेक्टेड। आज तक पिछले 60-70 सालों में कई इंडस्ट्रियल पॉलिसी अपनाई गई। जैसे लेटेस्ट आपको मैं बहुत बार नाम ले चुका हूं, क्या, मेक इन इंडिया, मोदी सरकार का इंडस्ट्रियल पॉलिसी है।
इससे पहले देखिए क्या क्या, सिंस 1948 इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल इंडस्ट्री पॉलिसी, शुगर इंडस्ट्री, उसको इंडस्ट्री भी नहीं बोलते हैं, सीधे बोलते हैं टेक्सटाइल पॉलिसी, शुगर पॉलिसी, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। तो टेक्सटाइल बड़े बड़े उद्योगों को लेके कई बार पॉलिसी अपनाई गई आज़ादी के बाद से। एक समय था जब सूती उद्योग को बढ़ावा देना था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देश में ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि कॉटन हमारे यहाँ खूब होता है, तो था कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा, तो उसके लिए पॉलिसी नियम कानून बने, क्या उसको नाम दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पॉलिसी। फिर शुगर इंडस्ट्री को बढ़ावा देना कि ज़्यादा से ज़्यादा शुगर इंडस्ट्री डेवलप हो देश में, उसके लिए पॉलिसी बनी, शुगर इंडस्ट्री पॉलिसी। प्राइस पॉलिसी, कीमतें चीज़ों की कितनी रहे उसको लेके तो प्राइस पॉलिसी रही। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल पॉलिसी, छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल पॉलिसी। एंड इंडस्ट्रियल लेबर पॉलिसी, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं मजदूर वगैरह, उनको लेके कई बार नियम कानून आया, वो इंडस्ट्रियल लेबर पॉलिसी। और अभी मैंने आपको लेटेस्ट जो है 2-3 एग्जाम्पल दे दिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया लिख लीजिएगा, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, फिर मेक इन इंडिया, ठीक है, फिर जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट, स्किल इंडिया, So what next? ये सब लेटेस्ट है, सब बुक के बाद का है, सब कमेटी। The first one. मेक इन इंडिया, Yes, sir. स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, Yes, sir. जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट, स्किल इंडिया, The first one is skill. स्किल इंडिया मिशन है, हाँ, स्किल इंडिया मिशन। इसमें है कि जितने भी काम करने वाले लोग हैं उनको ट्रेन किया जाए ताकि वो बेहतर ढंग से फैक्ट्री में काम कर सके, इंडस्ट्री में काम कर सके, जहाँ भी, तो उसके लिए स्किल इंडिया मिशन लाया गया। Yes, sir. उसके बाद उसके बाद आपको लिख लीजिए ये डिजिटल इंडिया, हो गया, एकदम लेटेस्ट एग्जांपल आपको मैंने दे दिया। उसके बाद है, देखिए थर्ड टॉपिक है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ये तो आपको पहले ही हम बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं कि 1991 में जो एलपीजी लाया गया उसी को कहते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। चलिए एक बार पढ़ दे रहे हैं आपके लिए। The economy of India had undergone policy in the beginning of the 1990s. This new model of economic reforms is commonly known as the LPG, known as liberalization, privatization and globalization. These economic reforms had influenced the overall economic growth of the country in a significant manner. तो ये जो सुधार किए गए 1991 में एलपीजी, जिसको कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं, इससे देश का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। और अब एक बॉक्स में छोटा सा बच गया है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। तो ये भी आजकल चर्चा का विषय रहता है। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के बारे में भी एक जो है रिपोर्ट आती है हर साल, जिसको हम कहते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स कहते हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स सामान्य मतलब निकाला जाए तो लोग कितने खुश हैं। देखिए अब बात आती है कि
डेवलपमेंट किस लिए, डेवलपमेंट का क्या मतलब है, विकास का क्या मतलब। तो अल्टीमेटली क्या है कि लोगों को क्या चाहिए होता है, खुशी। लोग डेवलपमेंट क्यों चाहते हैं, ताकि वो खुश रहें। डेवलपमेंट से खुशी मिलती है क्योंकि वो गरीब होते हैं तो उन्हें दुख होता है कि अरे हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास ये सुविधा नहीं है, हमको ये दिक्कत है, हमको वो दिक्कत है। जब उनको डेवलपमेंट हो जाता है तो खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक आता है कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, इसका कंसेप्ट दिया था भूटान के किंग ने। देखिए जानते हैं द टर्म ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, जैसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हुआ कि कितना प्रोडक्ट आपके यहाँ टोटल है, कितना प्रोडक्शन है, तो उसी तरह दिया ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस कि कितना हैप्पीनेस है, यानी आपके यहाँ लोग कितने खुश हैं। ये भी एक अच्छी बात है कि भाई आखिरकार हमारा फोकस क्या, हर चीज का आदमी आदमी तो आदमी खुश है कि नहीं। बहुत पैसा हो जाए फिर भी दुखी है तो क्या वो डेवलपमेंट कहा जाए, सोचने की बात है। बहुत है लेकिन इतना तनाव में है, इतना बीमारी लिए हुआ है, बहुत पैसा है लेकिन पड़ा हुआ है, बीमारी 10 बीमारी है, उसको कुछ खा नहीं सकता है, कुछ पी नहीं सकता। एक बात है, एक पैसा किस लिए कमाता है। आप देखिए जितना ज्यादा जिसके पास पैसा है उतना उसको बीमारी। अनंत अंबानी को देख लीजिए, अभी बीमारी का टोकरा है, बीमारी का टोकरा है, और इसीलिए इतना खर्च हो रहा है उसके शादी में, वो खाली उसको खुश करने के लिए। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि उसको खुश करने के लिए कितना पैसा, करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, अरबों रुपया। क्यों, क्योंकि उस यहाँ भी क्या आखिरकार है, खुशी। किस लिए किया जा रहा है इतना, बताइए। खुशी के लिए है ना उसके, क्योंकि वो बहुत बीमार है। अब बताया आपको कि ये कड़वी सच्चाई है कि मतलब जितना लोग पैसा कमाते हैं उतना ही बीमारी ले लेते हैं। पैसा बहुत है लेकिन कुछ खा नहीं सकते हैं, तो ऐसा पैसा का क्या करना है, बताइए। पैसा कमाता किस लिए आदमी कि कुछ अच्छा खाएंगे। अब है बहुत सारा बीमारी जो भी है। 1 मिनट से कोई कॉल कर रहा है, कुछ आया हुआ डिस्टर्ब। हाँ, कॉल कीजिए उस नंबर। हाँ यस। तो खैर चलिए, हम लोग दूसरे की बात क्यों कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आखिरकार हर चीज़, डेवलपमेंट या पैसा संपत्ति किस लिए होता है, खुशी के लिए। बहुत बार होता है कि आदमी पैसा और धन संपत्ति कमाने में इतना व्यस्त कि अपनी खुशी भूल जाता है।
अब पैसा इतना कमा लिए हैं लेकिन वो पैसे वो खा नहीं सकते हैं कुछ। देखिए कितनी तकलीफ होती है कि आप पैसा बहुत है, जो मन चाहे आप खा सकते हैं, जो मन चाहे, लेकिन आप वो खा नहीं सकते हैं क्योंकि बीमारी है आपको 10 तरह। पहन नहीं सकते हैं क्योंकि समय नहीं है, कहीं जा नहीं सकते हैं क्योंकि समय नहीं है। तो इसी में यहाँ पर इन्होंने देखिए, द टर्म ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस was coined in 1972 during an interview by a British journalist for Financial Times at Bombay Airport, when the King of Bhutan, Jigme Singye Wangchuk, said, "Gross national happiness is more important than gross national product." भूटान के राजा जो हैं, उस समय उनका इंटरव्यू कोई ले रहा था, फिनेंशियल टाइम्स का जर्नलिस्ट, तो उन्होंने उसमें कहा कि जीएनपी से ज़्यादा ज़रूरी है जीएनएच, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से ज़्यादा ज़रूरी है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। भूटान जो देश है, वहाँ के लोग वो थोड़े स्पिरिचुअल हैं ज़्यादा, वो लोग मैटीरियलिस्ट नहीं है, भौतिक नहीं है, ज़्यादा ये चीज़ों से बहुत लगाव नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करके तरह तरह की चीज़ें बना के क्या फ़ायदा। सही बात है, मैं भी इस बात का समर्थक हूँ। तो बहुत ज़्यादा, अब किस लिए इतनी चीज़ें हैं जो बनती है वाहियात, जिसको हम यूज क्या कहें, बाजार की चीज़, तो ऐसा चीज़ों से क्या फ़ायदा। तो उन्होंने कहा कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बढ़ा के क्या करना है, अब आपके यहाँ हैप्पीनेस ही नहीं है, तो आपके यहाँ तो हैप्पीनेस होना चाहिए ना, लोग खुश रहने चाहिए। और हम लोग खुश हैं, हम लोग का जीएनपी बहुत नहीं है, फिर भी हमारे यहाँ लोग काफ़ी खुश हैं। तो उसी में उन्होंने कहा कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो तब इन्होंने पहली बार इस वर्ड का यूज़ किया था भूटान के राजा ने 1972 में, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। इन 2011 द यूएन जनरल असेंबली पास्ड रिजोल्यूशन। तो 2011 में यूएन जनरल असेंबली ने एक प्रस्ताव पास किया, रिजोल्यूशन पास किया, हैप्पीनेस टुवर्ड्स अ होलिस्टिक अप्रोच टू डेवलपमेंट। तो जो प्रस्ताव पास किया कि हैप्पीनेस होना चाहिए जो एक होलिस्टिक अप्रोच टू डेवलपमेंट, यानी विकास का एक बढ़िया जो रास्ता है, ऐसा रास्ता हमें खुशी को प्राप्त करने। तो ऐसा टाइटल रखा उस रिजोल्यूशन का, हैप्पीनेस टुवर्ड्स अ होलिस्टिक अप्रोच टू डेवलपमेंट, अर्जिंग मेंबर नेशंस टू फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ भूटान and measure happiness and well-being and calling happiness a fundamental human goal। तो यूएन जनरल असेंबली ने अपने सभी मेंबर जो उनके कंट्रीज हैं उनसे कहा कि हमें भूटान का उदाहरण लेना चाहिए और अपने यहाँ हैप्पीनेस को लोगों के मेजर करना चाहिए, लोगों का वेलबींग यानी कितने स्वस्थ हैं, और इसको देखना चाहिए बजाय इसके कि भाई कितना प्रोडक्ट आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं। एंड कॉलिंग हैप्पीनेस अ फंडामेंटल ह्यूमन गोल। हैप्पीनेस को उन्होंने कहा कि ये एक फंडामेंटल ह्यूमन गोल है, जिंदगी का लक्ष्य है कि खुशी होना चाहिए। द 4 पिलर्स ऑफ जीएनएच आर। तो जीएनएच किन किन चीज़ों पर टिका होता है, क्या क्या होता है इसमें? नंबर 1, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इक्विटेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल तो आपको बता चुके हैं कि बिना आज जो है ज़्यादा हम प्रकृति को नुकसान किए बिना और आने वाली पीढ़ियों को ज़रूरतों को नुकसान किए बिना डेवलपमेंट, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और कह रहा इक्विटेबल, मतलब सबको एक जैसा, यानी डेवलपमेंट हो तो सबको उसका फायदा मिले, ऐसा नहीं कि हम खाली मलाई खा रहे हैं और बाकी लोग को बेचारे खाने को नहीं मिल रहा है, नहीं, सबको फायदा मिलना चाहिए, इक्विटेबल डेवलपमेंट करते हैं। नंबर 2, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, पर्यावरण की सुरक्षा होनी चाहिए। नंबर 3, प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चर, हमारे कल्चर का भी प्रिजर्वेशन, सुरक्षा और प्रमोशन, उसको बढ़ावा देना चाहिए।
हमें डेवलपमेंट के चक्कर में अपना कल्चर को नहीं भूल जाना चाहिए। नंबर 4, गुड गवर्नेंस, अच्छी वहाँ एक सरकार की व्यवस्था हो। ये चीज़ें मिलके आती हैं ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस में। द 9 डोमेन्स ऑफ GNH आर साइकोलॉजिकल वेलबींग। अब इसमें GNH में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं? साइकोलॉजिकल वेलबींग यानी हम मानसिक रूप से ठीक हैं कि नहीं, दिमागी रूप से। हेल्थ, स्वास्थ्य। टाइम यूज यानी हम अपने समय का कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। एजुकेशन, शिक्षा। कल्चरल डाइवर्सिटी यानी तरह तरह की कल्चर। एंड रेजिलियंस, रेजिलियंस मतलब किसी अपने उस पर मतलब कोई नयापन आता है, बदलाव आता है, तो उससे फिर अपने वापस ओरिजिनल इसमें आ जाना, इसको कहते हैं रेजिलियंस। तो कल्चरल रेजिलियंस यहाँ कह रहा है कि मतलब ऐसा नहीं कि दूसरे के कल्चर के प्रभाव में आके हम अपना कल्चर भूल जा रहे हैं, बल्कि दूसरों का कल्चर भी देख रहे हैं, उससे सीख रहे हैं, लेकिन अपना कल्चर को भी हम पकड़े हुए हैं। गुड गवर्नेंस, तो ये बताए अच्छी सरकार। कम्युनिटी वाइटैलिटी, कम्युनिटी वाइटल यानी आपका समाज, यानी ऐसा तो नहीं कि खाली समाज का 1-2 लोग डेवलप हो रहा है, पूरा समाज डेवलप नहीं हो रहा है, नहीं। कम्युनिटी वाइटैलिटी यानी पूरा का पूरा समाज जो है वो वाइटल होना चाहिए, यानी अच्छे हालत में होना चाहिए। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इकोलॉजी जो है उसमें तरह तरह के यानी कि पेड़ पौधे, जीव जंतु सब जो है ठीक से रहें। एंड रेजिलियंस, उनका भी रेजिलियंस होना चाहिए, यानी कि उनको ये नहीं हो कि उनको आप मार के खाए जा रहे हैं, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, ऐसा नहीं। एंड लिविंग स्टैंडर्ड, और जीने का स्तर जो है। तो ये सारी चीज़ें 9 डोमेन्स आते हैं GNH में। तो इतना आपको खाली जानना है, पूछ दिया जाए कि GNH में कितने डोमेन होते हैं, क्या क्या ये होते हैं, तो ये सब पॉइंट्स है। और 4 पिलर्स कहा जाए GNH का क्या है, तो ऊपर आपको बता दिया 4 पिलर्स, इतना ही आपको जानना है। तो ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया।